हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। के लिए ये सारे ही लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि यह अपने जैसा कोई रोबोट बनाने वाले थे और इन्हें बनाने में इन लोगों को फुल क्रिएटिविटी दिखाने की भी फ्रीडम थी। रेहान ने जब देखा कि उसके इन्वेस्टमेंट की बात सुनकर यह सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं, तो उन्हें खुश देखकर रेहान भी खुश हो गया और उसने अपने मन में सोचा कि आज बात 50 बिलियन की है। अगर बात 100 बिलियन की भी होती तो किसी भी तरह से इन लोगों के लिए ये पैसा इन्वेस्ट कर देता, क्योंकि कहीं ना कहीं रेहान भी जानता था कि उसके पास टैलेंट भी है और पैसा भी, जिससे वह 50 साल आगे की जिंदगी जी सकता है। रेहान ने अपने मन में सोचा कि एक बार रोबोट के प्रोडक्शन का काम किसी तरह शुरू हो जाए। रही बात इन दोनों नॉर्मल प्रोडक्शन लाइन की, जिनमें उसे इलेक्ट्रिक कार और सुपर बैटरी बनाने का काम करना था, उस काम को वह धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा और इसके लिए पैसे भी वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लेगा। और अगर रेहान पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया तो वह अपनी फैमिली के बैंक से लोन ले लेगा। हालांकि वह बात अलग थी कि रेहान मरते दम तक कोशिश करेगा कि उसे कभी भी अपने परिवार से पैसे उधार ना लेने पड़े, क्योंकि रेहान इस मामले में बहुत ही कंजर्वेटिव्ज़ल नहीं करता था। हालांकि अगर आखिरी ऑप्शन परिवार से पैसा लेना हुआ तो रेहान अपनी सोच को बदलकर अपनी इस सुपर फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए यह काम भी जरूर करेगा। रेहान ने आगे सोचा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक कार और सुपर स्मार्टफोन और कंप्यूटर वो मार्केट में लॉन्च करेगा तो जल्दी ही उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगा और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा और इसीलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही सब सोचकर अपने आप को तैयार करके रेहान ने जल्दी से अपने अकाउंट से 50 बिलियन रुपए रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर करने के बाद रेहान ने उन सब लोगों से कहा, रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम सब लोग मेहनत और लगन से काम करो और मुझे बेस्ट रिजल्ट दो। अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकाउंट में 50 के आगे लगे हुए इतने सारे जीरो देखकर भी रतिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बिल्कुल शांत अपनी जगह पर खड़ी थी, पर उसे छोड़कर बाकी चारों एम्प्लॉय, खास करके रजत, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। तभी कुछ सोचकर रेहान ने उन लोगों से कहा, तुम सब लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम सब लोगों को रिवॉर्ड के तौर पर मिलियन दूंगा और यह स्पेशल बोनस होगा जो तुम्हारी सैलरी से अलग होगा। इतना कहकर अगले ही पल रेहान ने उन सब लोगों के अकाउंट में अलग अलग 100 मिलियन रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस वक्त फैक्ट्री में सिर्फ 5 ऑफिशियल एम्प्लॉय थे। इस तरह से उन 5 को 0 मिलियन रप देने से रेहान के 0 मिलियन रप और ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो गए थे। अगर देखा जाए तो 50 बिलियन रुपए के सामने यह 500 मिलियन रुपए कुछ भी नहीं थे। रेहान बिल्कुल भी जूसी नहीं करता था। वह जानता था कि जितना ज्यादा पैसा वह अपने एम्प्लॉय को देगा, उतना ज्यादा मेहनत से उसके लोग उसके लिए काम करेंगे। और जिस तरह से रजत और बाकी सब लोगों ने दिन रात मेहनत करके इतनी जल्दी ये रोबोट तैयार किया था, उसके बाद तो रेहान बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रजत और बाकी सब लोग एकदम से शॉक हो गए। वैसे तो रेहान ने अभी 50 बिलियन रुपए रिसर्च इंस्टीट्यूट के पब्लिक अकाउंट में दिए थे, जो पूरी तरह से सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के काम आने वाले थे। पर फिर भी इतना पैसा दे के बाद रेहान ने इन लोगों को अलग अलग 100 मिलियन रुपए दिए थे, जो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस वक्त रजत इतना ज्यादा खुश था कि उसने बहुत ज्यादा जोर से हंसते हुए रेहान से कहा, हाँ, आई लव यू रेहान, मैं मरते दम तक तुम्हें याद रखूंगा। और इतना कहकर रजत रेहान की तरफ उसे गालों पर किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रेहान ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा, वापस जाओ, मुझे इस तरह की आदत नहीं है। तुम लोगों को फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस करना है। अगर तुम लोग इतनी मेहनत से काम करते रहे तो मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। और अब जो मैंने तुम लोगों को बोनस दिया है, आगे चलकर वह बोनस और भी ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही तुम लोग मुझे कुछ अच्छा बनाकर देते रहोगे तो मैं तुम लोगों को उतना ही अच्छा बोनस देता रहूंगा। इस वक्त सब लोग इतना ज्यादा खुश थे कि उन्होंने रेहान की तारीफ करनी शुरू कर दी और साथ ही साथ खुश होकर रेहान को लंबी जिंदगी की दुआ देने लगे। सारे टेस्ट होने के बाद रेहान सुपर रोबोट मोना को अपने साथ वापस अपने आइलैंड पर अपने घर ले आया। रेहान को लगता था कि तैयार होने के बाद इतने अच्छे बायोनिक रोबोट को रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखना पूरी तरह से बेस्ट है।
इसीलिए वह उसे यहाँ पर अपने साथ ले आया था। जैसा कि रेहान ने तुरंत ही पैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, तो रजत और बाकी सब लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर सकते थे। और वहीं दूसरी तरफ रेहान और ज्यादा अच्छे से इस सुपर ह्यूमन रोबोट का इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए वो इसे अपने साथ अपने घर ले आया। इस वक्त रेहान की खुशी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे किसी बच्चे को कोई नया खिलौना मिल गया हो। इस वक्त रेहान खुश और क्यूरियस दोनों था। यहाँ आने से पहले प्रीति ने इस रोबोट का ऑटोनोमस इंटेलिजेंस मोड पहले ही ऑन कर दिया था और अब रेहान को मोना को ऑन ऑर्डर देने के लिए कोई भी और किसी भी तरह का बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं थी। मोना हर वक्त रेहान के बगल में खड़ी रह सकती थी। अगर रेहान उसे कोई ऑर्डर देगा तो वह तुरंत उसकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके काम करना शुरू कर देगी। अगर देखा जाए तो ऑटोनोमस मोड बटन प्रेस करने वाले फंक्शन से ज्यादा अच्छा था, क्योंकि बटन प्रेस करते वक्त कभी ऐसा फील होता था कि हम किसी रोबोट को ट्रीट कर रहे हैं, जबकि सिर्फ बोलने से कोई काम कर देने पर मोना कोई रोबोट नहीं लग रही थी, बल्कि एक जीता जाता इंसान लग रही थी। रेहान आज पूरे दिन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही था, इसलिए वापस आते हुए उसे रात हो गई थी। आज पूरे दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए उसे अभी तक काफी तेज भूख लगने लगी थी। तभी उसे याद आया कि रजत ने सुबह कहा था कि मोना इंसानों की तरह की स्किल्स भी रखती है और उसमें यह सारे डाटा इंस्टॉल किए गए हैं। तो यही सोचकर उसने मोना से कहा, मोना क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? रेहान का सवाल सुनकर मोना ने तुरंत जवाब दिया, नो प्रॉब्लम बॉस, आपको जो भी खाना है आप मुझे बता सकते हैं, मैं हर तरह का खाना बना सकती हूँ, बस मुझे खाना बनाने के लिए किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो उसने गहरी लंबी सांस लेकर मोना को देखना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि एक रोबोट अब खाना भी बनाएगी। जैसे ही घर के बाकी लोगों ने देखा कि रेहान अपने साथ किसी अजनबी लड़की को लेकर आया है तो ये सब लोग थोड़े से सरप्राइज हो गए। खास करके टीना। जैसे ही टीना ने अपने सामने खूबसूरत लड़की मोना को देखा तो वह अपने मन में थोड़ी सी जलन महसूस करने लगी और साथ ही साथ वह रेहान को भी भला बुरा कह रही थी कि क्योंकि रेहान अपने साथ इतनी खूबसूरत लड़की को घर पर लेकर आया था। कहीं ना कहीं रेहान ने अंदाजा लगा लिया था कि टीना के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वाकई घर पर जितने भी लोग थे उन सबको मोना एक खूबसूरत और असली लड़की लग रही थी, बजाय किसी रोबोट के, जो कि पूरी तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कोई नहीं जानता था कि उनके सामने खड़ी हुई ये खूबसूरत लड़की सिर्फ एक रोबोट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कहीं ना कहीं मोना का दिमाग काफी ज्यादा शार्प था। जब तक वह खुद से दूसरे लोगों को नहीं बताती है कि वह एक रोबोट है, तब तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा सकता था। इसीलिए कुछ सोचकर रेहान ने यहाँ किसी को भी नहीं बताया कि मोना एक रोबोट है। वैसे तो बहुत कम लोग थे जिन्हें यह बात पता थी कि मोना सिर्फ एक रोबोट है, पर उन सब लोगों ने भी रेहान की परमिशन के बिना किसी को भी मोना के बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे तो रेहान इस बात को छुपाना नहीं चाहता था, पर वह चाहता था कि जब तक यह बात लोगों को पता ना चले तब तक यह बात छुपी ही रहे। वैसे तो इस घर में काम करने वाले सभी लोग रेहान के बहुत विश्वसनीय लोग थे और रेहान उन सब पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। अगर किसी वजह से इन लोगों को पता चल भी जाता है कि मोना एक रोबोट है, तो भी रेहान को इस बात से कोई भी डर नहीं था। ये सब लोग साथ रहते थे और अक्सर साथ में ही खाया पिया करते थे, इसीलिए कहीं ना कहीं सारे सबऑर्डिनेट को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता था। वहीं दूसरी तरफ मना ना ही तो कुछ खाती थी और ना ही पीती थी और ना ही कभी सोती थी, इसीलिए अगर किसी का ध्यान गया तो वह इसी बात को कैच करेगा कि मोना नॉर्मल इंसानों की तरह कुछ भी खा पी नहीं रही है, और शायद इसी बात को लेकर बाकी लोग शक करने लगे। कुछ सोचकर रेहान मोना को किचन में ले आया। इस जगह पर सबसे ज्यादा इंडियन खाना ही बनाया जाता था। यहाँ मोना का आज जाने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं था कि वह रेहान के लिए इंडियन खाना बनाना चाहती थी, बल्कि आज रेहान को मोना वेस्टर्न खाना बनाकर खिलाना चाहती थी। वेस्टर्न खाना तो रेहान की किचन में पहले भी बहुत बार बना था, पर आज इसे इंडियन तरीके से बनाया जाना था, जो मोना अपने स्पेशलाइजेशन से बनाना चाहती थी। इस रसोई का इंचार्ज एक स्पेशल शेफ था जो इमरान अपने साथ मुंबई से यहाँ लेकर आया था। इस शेफ का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा हाई था और ये हमेशा यहीं पर रेहान के घर पर ही रहता था। ये शेफ अपने साथ कुछ किचन हेल्प भी लेकर आया था, जिसके लिए कहा जा सकता था कि यह पूरी तरह से एक 5 स्टार होटल की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा था। वैसे तो ये शेफ अपने बनाए हुए खाने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता था, पर आज अचानक से खाना बनाने के लिए रेहान ने इसे ना कहकर किसी और लड़की को कहा था और यह बात इस शेफ से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ सोचकर इस शेफ, जिसका नाम माइकल था, इसने रेहान से कहा,
बॉस, यहाँ किचन में खाना बनाते वक्त बहुत ज्यादा धुआं होता है और इस वजह से आपने साथ जो ये खूबसूरत लड़की लेकर आए हैं, इन्हें इस धुएं से परेशानी हो सकती है और इनकी स्किन भी डैमेज हो सकती है। माइकल दिखने में थोड़ा मोटा और लंबे चेहरे वाला आदमी था और दिखने में बहुत ज्यादा सीनियर और स्टैंडर्ड वाला शेफ लगता था। माइकल की बात सुनते रेहान ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। मैं आज कुछ अच्छा खाना ट्राई करना चाहता हूँ, इसीलिए मोना इसे बनाएगी। रेहान समझ गया था कि माइकल क्या कहना चाह रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए उसने माइकल को रिलैक्स रहने के लिए कहा। और वहीं दूसरी तरफ रेहान यह भी जानता था कि मोना की स्किन स्पेशल मटेरियल से बनी हुई है। अगर इसकी स्किन पर चाकू का कट पर लग जाए या फिर कोई आग भी लग जाए तो भी यह मटेरियल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ना ही मोना को कोई नुकसान होगा। रेहान ने अपने मन में सोचा कि अगर मोना को ऑनिल स्मोक से ही थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई तो इसका मतलब साफ है कि यह रोबोट मैन्युफैक्चर करने का कोई फायदा नहीं है। रेहान को इस बात का पूरा विश्वास था कि जिस खूबसूरत टर्मिनेटर को बनाने के लिए रेहान ने 5 अरब रुपए खर्च किए हैं, उसे थोड़े से धुएं से कोई फर्क पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ किचन शेफ माइकल बहुत ज्यादा दयालु थे। उन्हें नहीं पता था कि मोना एक रोबोट है और वह इतनी खूबसूरत लड़की को इस तरह किचन में इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए नहीं देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए रेहान से कहा, बॉस, किचन में जितने भी यूटेंसिल्स हैं वे सब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं और यह यंग लेडी बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि यह इतने भारी भारी यूटेंसिल्स को नहीं उठा पाएगी। एक शेफ की जॉब डिफिकल्ट जॉब थी, घर में खाना बनाने से यह जॉब बहुत ज्यादा मुश्किल थी। यहाँ खाना बनाने के लिए शेफ को हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना होता था। यहाँ माइकल और बाकी लोगों को खाना बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ता था और उसके लिए इन बड़े और भारी बर्तनों को उठाने के लिए हिम्मत चाहिए थी और इन्हें उठाना इतना आसान भी नहीं था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह कितना कम खाना बना रहे हैं, भले ही इन्हें एक आदमी के लिए ही खाना बनाना पड़े, पर फिर भी यह हमेशा बड़े बर्तनों में ही खाना बनाते थे। मोना वैसे तो हाइट में लंबी थी, पर फिर भी देखने में ज्यादा ताकतवर नहीं लग रही थी। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर कोई लड़की खूबसूरत है तो वह बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती है, और अगर वह ताकतवर है तो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती है। माइकल को इतना ज्यादा फिक्र करता देखकर रेहान ने उससे कहा, माइकल, आप चिंता मत कीजिए, पहले उसे एक बार खाना बनाने दीजिए। इतना कहकर रेहान मोना को किचन ले गया और मोना किचन में जाकर इधर उधर रखा हुआ सामान देखने लगी। माइकल ने जब देखा कि रेहान आज उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला है तो धीरे धीरे उसने भी रेहान को मनाने की कोशिश छोड़ दी और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया और ध्यान से मोना को देखने लगा। यह नज़ारा वहाँ खड़े हुए बाकी सबको और सर्वेंट को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रहा था और यह देखकर सब लोगों की आंखें लगभग बाहर आ गई थीं, खास करके शेफ़ माइकल को लेकर। शेफ़ माइकल भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रेहान आज क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त मोना चॉपिंग बोर्ड के सामने खड़ी थी और एक हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर और दूसरे हाथ में सब्जी को पकड़कर जल्दी जल्दी सब्जियां काट रही थी। उसकी कटी हुई सब्जियां इतनी ज्यादा परफेक्ट थीं कि कोई विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। उसे इतनी जल्दी जल्दी चॉपिंग बोर्ड पर हाथ चलाता हुआ देखकर माइकल ने हैरान होते हुए कहा, इट्स इम्पॉसिबल। माइकल इस वक्त इतना ज्यादा हैरान था कि उसने इस बात को भी इग्नोर कर दिया कि रेहान पास में ही खड़ा है और वह जल्दी से जाकर चॉपिंग बोर्ड के पास खड़ा हो गया। उसने अपने कांपते हुए हाथों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और कटी हुई सब्जी के उन टुकड़ों को देखने लगा जो वाकई बहुत सलीके से काटे गए थे। इतने भारी चाकू से इतनी सारी सब्जियां कटी हुई देखकर और वह भी इतने कम टाइम में माइकल पूरी तरह से हैरान रह गया। उसका जबड़ा लगभग बाहर आ गया था। इस वक्त रेहान भी बहुत ज्यादा शौक था। हालांकि जल्दी की उसे याद आ गया कि मोना इंसान नहीं बल्कि रोबोट है और रोबोट ये सब काम आसानी से कर सकते हैं। रेहान ने हंसते हुए माइकल से कहा, हाँ माइकल, लगता है तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो। असल में मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोना इतनी जल्दी ये सारा काम कर लेगी। माइकल जो अभी तक शॉक में था वो जल्दी ही रेहान की बात सुनकर अपने होश में आ गया और उसने हैरानी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, चाकू को इस तरह से पकड़कर इतनी जल्दी जल्दी सब्जियां काटना वाकई बहुत ज्यादा सुपर्ब है मिस मोना। अभी बहुत ज्यादा छोटी हैं और उसके बाद भी इन्होंने चाकू को इतने अच्छे से पकड़ा जैसे इन सब में उन्हें महारत हासिल हो। सच में ये वाकई बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं। हाउएवर, मैं अभी भी यही कहूंगा कि वेस्टर्न खाना बनाना सिर्फ चाकू अच्छा चला लेने से नहीं होगा। सब्जियों को इन्होंने कुछ ज्यादा ही छोटा और पतला काटा है। मुझे लगता है कि खाना बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी।
माइकल की बात सुनकर रेहान ने सहमत होते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, पर देखते हैं कि मोना हमें और कितने सरप्राइज देती है। इस वक्त रेहान को मोना से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। रेहान अच्छे से जानता था कि खाना बना वक्त मोना अपनी स्किल का अच्छे से इस्तेमाल करेगी और रेहान उसी चीज को देखना चाहता था। रेहान को खाना बनाने वाला लगभग हर एक इंसान एक जैसा ही लगता था। उसे नहीं पता था कि मोना और माइकल में क्या अंतर है। माइकल अपने आप में बहुत ही डेडिकेटेड इंसान था। उसने लगभग 20 साल से भी ज्यादा टाइम तक बड़े बड़े 5 स्टार होटल में कुकिंग की थी। वहीं दूसरी तरफ शायद टेस्टिंग के बाद मोना आज पहली बार खाना बना रही थी और रेहान को कोई आइडिया नहीं था कि वह क्या बनाएगी और क्या नहीं। फिलहाल तो मोना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह खाना नहीं बना रही है, बल्कि कोई आर्ट क्रिएट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रेहान के घर में बाकी लोगों ने जब मोना को इतने आराम से खाना बनाते हुए देखा तो हर कोई एकदम से हैरान रह गया। बस रेहान ही अपने दिल के दिल में खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रजत ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 0 को इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से मोना ये सारे काम इतनी परफेक्ट तरीके से कर रही हैं। और इस वक्त मोना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी 5 स्टार होटल के बड़े से बड़े मास्टर शेफ को भी पीछे छोड़ देगी। जल्दी ही खाना बनकर तैयार हो गया और जैसे ही मोना ने रेहान को अपना बनाया हुआ खाना सर्व किया तो उसकी एक बाइट लेते ही रेहान की आंखें हैरानी से फैल गई। मोना ने जो डिश बनाई थी उसमें रंग भी था, अच्छी डेकोरेशन भी थी और स्वाद भी था। और रेहान को ना चाहते हुए भी यह बात माननी पड़ रही थी कि एक रोबोट ने बिल्कुल इंसानों जैसा खाना बनाया था, जिसे रेहान खाकर काफी ज्यादा खुश था। रेहान ने अपने मन में सोचा कि जब इतना अच्छा खाना उसकी टेबल पर रखा हुआ है और सुबह से उसने खाया भी नहीं है, तो वह बिना वजह अपने आप को क्यों रोके। और इतना सोचकर उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। माइकल इस वक्त रेहान के बगल में ही खड़ा था और उसने बहुत ही ध्यान से रेहान से पूछा, बॉस, क्या मैं भी यह खाना टेस्ट कर सकता हूँ? वैसे तो माइकल रेहान का एक सबॉर्डिनेट था और उसे अपने बॉस से यह सवाल करने का कोई हक नहीं था। फिर भी वह इतना ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस था कि वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने रेहान से ही पूछ लिया। माइकल एक कुक था, इसलिए खाने की खुशबू से ही उसे समझ आ गया था कि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बना है और यह देखकर वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि अगर वह इसे ट्राई नहीं करेगा तो शायद वह एक बहुत ही बेहतर डिश को अपने ने हाथों से जाने देगा, जो माइकल बिल्कुल नहीं चाहता था। हालांकि रेहान को कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वह खुद एक बॉस है और उसके साथ काम करने वाले उसके नौकर को सब लोगों को अपने समान ही समझता था। इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए माइकल से कहा, आओ ट्राई करके देखो। रेहान का इतना अच्छा स्वभाव देखकर एक बार के लिए तो माइकल बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने खुश होते हुए कहा, थैंक यू बॉस, आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। ये रेहान ही था जो कभी भी दूसरे लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से जज नहीं करता था। अगर इस वक्त रेहान की जगह कोई और होता तो शायद अपने पैसे और पावर के गुरूर में वो मास्टर शेफ माइकल को कब का बाहर फेंक चुका होता। माइकल से बहुत ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए रेहान के कहने पर उसने जल्दी से इस डिश को टेस्ट किया और टेस्ट करते ही उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसका मुंह एकदम बंद हो गया, जैसे वो इस डिश के एक माइनस एक टुकड़े को फील कर रहा हो। ये डिश वाकई बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी और इस वक्त माइकल को ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद कभी भी इतनी टेस्टी डिश नहीं बना सकता है। माइकल को खुद को 20 साल का एक्सपीरियंस था कुकिंग में, पर फिर भी उसने आज तक इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया था। माइकल शुरू से लेकर लास्ट तक मोना को खाना बनाते हुए देखा था, पर फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोना ने ऐसा क्या किया है जो खाना इतना टेस्टी बन गया। माइकल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मोना, जो अब भी उम्र में काफी ज्यादा छोटी लग रही है, वह इतना टेस्टी खाना कैसे बना सकती है और उसने ये सब कुछ कैसे सीखा, क्योंकि इस तरह का खाना बनाने के लिए बहुत वक्त देना पड़ता है और साथ ही साथ इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इस डिश को टेस्ट करने के बाद माइकल ने अपना सिर ऊपर किया और एक गहरी लंबी सांस ली, जैसे वह खुद को रिलैक्स कर रहा हो। माइकल ने अपने मन में सोचा कि शायद आज उसका एक्सपीरियंस मोना के टैलेंट के आगे कम पड़ गया था और यह बात मानने में माइकल को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी। माइकल को यह बात माननी ही पड़ेगी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ पैदा होते हैं और जिन्हें एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। उन लोगों को कुछ काम करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है।
जैसे कि बाकी लोग करते हैं। माइकल ने जैसे ही मोना की बनाई हुई डिश को टेस्ट किया तो उसे समझ आ गया कि वाकई इस दुनिया में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भले ही नहीं है पर टैलेंट है, और यही टैलेंट आज मोना ने इन सब लोगों को दिखाया था जिसे ना चाहते हुए भी माइकल को मानना पड़ा था। माइकल ने मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, बॉस, मिस मोना ने वाकई बहुत टेस्टी खाना बनाया है। मुझे तो लगता है कि मैं कभी भी इनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। आप किचन में कुकिंग का सारा काम मिस मोना को हैंड ओवर कर दीजिए। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ चलना चाहिए। जैसे ही रेहान ने माइकल की बात सुनी तो वह 1 मिनट के लिए दंग रह गया और उसने हैरान होते हुए माइकल से पूछा, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए? रेहान का सवाल सुनकर माइकल भी 1 सेकंड के लिए हैरान हो गया और उसने हैरान होते हुए कहा, हम असल में माइकल को लग रहा था कि रेहान मोना को आज यहाँ पर इसीलिए लेकर आया है ताकि किचन में उसके कुकिंग टैलेंट को दिखाकर माइकल को ये बता सके कि मोना यहाँ के लिए ज्यादा परफेक्ट है और उसे यहाँ से अब चले जाना चाहिए। इस वक्त रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसे समझ आ गया था कि मास्टर शेफ माइकल ने उसकी बात को गलत समझ लिया है। यही सोचकर उसने हंसते हुए माइकल से कहा, माइकल, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। फ्यूचर में तुम मेरे घर की किचन के इंचार्ज रहोगे। मोना यहाँ पर शेफ की जॉब के लिए नहीं आई है। रेहान की बात सुनकर मास्टर शेफ माइकल ने एक नजर मोना के खूबसूरत चेहरे की तरफ डाला और उसके बाद कुछ समझते हुए उसने रेहान से कहा, अच्छा, मैं समझ गया बॉस। शायद आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अब किसी भी शेफ की जरूरत नहीं है क्योंकि मोना मैडम ही अब आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाएंगी और अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। एक बार फिर से माइकल ने रेहान की बात को गलत तरीके से समझ लिया था। कोको को यहाँ से गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और जल्दी ही रेहान एक दूसरी लड़की को यहाँ ले आया था। इसीलिए माइकल को लगा कि शायद मोना उनकी होने वाली लेडी बॉस है और वह जो चाहेंगी वही यहाँ पर होगा। माइकल ने अपने मन में सोचा कि शायद लेडी बॉस मोना को उसका रेहान के लिए खाना बनाना अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उसे मोना के कुछ कहने से पहले ही खुद यह डिसीजन ले लेना चाहिए कि उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े परिवारों में इस तरह के इन्फ्लुएंस वाले काम होते रहते थे। माइकल को बार बार गलत समझते हुए देखकर रेहान ने नासमझी से परेशान होकर अपना सिर हिला दिया और फिर उसने मोना से कहा, किसी भी काम को करने के लिए तुम्हारी बैटरी को एक बार चार्ज करने के बाद कितने टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं? रेहान का सवाल सुनकर मोना ने शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हुए कहा, एक बार चार्ज करने के बाद रोज का काम मैं 15 दिन तक कर सकती हूँ और अगर मुझे कोई फाइटिंग या हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट का काम करना है तो 5 दिन तक कर सकती हूँ। मोना की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने पूरे हिमा आइलैंड को एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ क्योंकि अब से तुम्हारा काम मेरे इस आइलैंड और घर को सिक्योरिटी देना है। रेहान की बात सुनकर मोना ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, यस बॉस। मोना का जवाब सुनकर रेहान ने हमें अपनी गर्दन हिलाई और उसे लेकर घर के बाहर चला गया। रजत ने जो मैकेनिकल डॉग और बायोनिक रोबोट बनाया था उन दोनों में ही सुपर बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा था और इन दोनों में ही एनर्जी स्टोरेज लेवल लगभग बराबर था। फिर भी अगर देखा जाए तो मैकेनिकल डॉग से ज्यादा बायोनिक रोबोट की कैपेसिटी अच्छी थी क्योंकि वह ज्यादा लंबे टाइम तक चल सकती थी और साथ ही साथ बिना रुके और थके कोई भी काम कर सकती थी। और दूसरी बात, उसकी हाइट की वजह से उसका किया हुआ काम भी किसी भी बॉडीगार्ड से 100 गुना ज्यादा ताकतवर और आसान था, जबकि मैकेनिकल डॉग हाइट में और साइज में थोड़े छोटे थे जिस वजह से वे लोग ऊंचाई के काम को ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ से मैकेनिकल डॉग ज्यादा फुर्ती से दौड़ सकते थे, जबकि मोना उतनी ज्यादा फुर्ती से नहीं दौड़ सकती थी। उसकी अपनी एक लिमिट थी। अगर देखा जाए तो दोनों ही तरह के रोबोट के अपने अपने फायदे थे और अपने अपने नुकसान भी। रेहान मोना को आइलैंड इसीलिए दिखा रहा था ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मोना टाइम पर तुरंत डिसीजन ले सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंस्टॉल डाटा की मदद से दुश्मन को तुरंत हरा सके। इस आइलैंड को देखने के साथ साथ मोना पूरे आइलैंड को स्कैन करते हुए चल रही थी और आइलैंड की जो इम्पोर्टेंट लोकेशन थी उनको अपने अंदर फीड भी कर रही थी। रेहान तो एक रोबोट को यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में समझा रहा था, वहीं दूसरे लोगों को ऐसा लग रहा था कि रेहान इस वक्त किसी खूबसूरत लड़की के साथ वॉक कर रहा है और उससे बातें कर रहा है। टीना जो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी, उसने रेहान और मोना को एक साथ देखकर लगभग मुंह बनाते हुए कहा, लगता है भैया का दिल बहुत जल्दी एक को छोड़कर दूसरे पर आ जाता है। कोको दीदी को गए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और यह अपने साथ यहाँ पर इस मोना को ले आए। ये सोचना चाहिए कि ये कोको दीदी के साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। असल में टीना एक बच्ची थी, इसलिए उसे लगता था कि रेहान और कोको एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसीलिए कोको इतने टाइम से रेहान के साथ उसके घर पर रह रही है।
हालांकि सच्चाई कुछ और थी। रेहान हमेशा से सिर्फ कियारा को ही पसंद करता था। वह बात अलग थी कि कुछ टाइम से कियारा मुंबई का काम संभाल रही थी और यहाँ पर नहीं आ पाई थी। इस वजह से टीना कियारा को ज्यादा जानती नहीं थी और न ही उसने कभी रेहान से इस बारे में जानने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ टीना ने मुंह बनाते हुए अपनी बात तो कह दी थी, पर फिर भी उसने मोना को देखकर अपनी आंखें गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और उसके दिमाग में अगले ही पल एक खतरनाक आइडिया आया, जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए वह तुरंत अपने कमरे से बाहर भागकर चली गई। इस वक्त मैगी रेहान के स्टडी रूम में थी और वहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर रही थी, जिसके बारे में उसे जल्दी ही रेहान को बताना था। मैगी सिर्फ रेहान की पर्सनल बॉडीगार्ड ही नहीं थी, बल्कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। इसीलिए रेहान के लगभग हर एक काम को वही करती थी। रेहान जब घर पर रहता था तो मैगी को उसके आसपास रहने की या उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। वह अक्सर स्टडी रूम में रहती थी और सेक्रेटरी होने की वजह से रेहान का बाकी का काम संभालती थी। मैगी इस वक्त अपने काम में बिजी थी। तभी टीना भागते हुए अचानक से रेहान के स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर आ गई। टीना को अचानक वहां देखकर मैगी ने उससे पूछा, टीना, क्या तुम यहाँ पर अपने भैया को ढूंढने आए हो? मैगी का सवाल सुनकर टीना ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ पर आपको ढूंढते हुए आई हूँ। बात सुनकर मैगी ने थोड़ा डाउट करते हुए उससे पूछा, क्या कहा? मुझे ढूंढती हुई आए हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? मैगी का यह सवाल सुनकर टीना ने गुस्सा करते हुए कहा, क्या आपको अभी भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? रेहान भैया अपने साथ एक और अनजान लड़की को लेकर आ गए और अब दोनों खुशी खुशी आइलैंड पर घूम रहे हैं। टीना की बात सुनकर मैगी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने बहुत ही नॉर्मल तरीके से जवाब देते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? टीना ने जब देखा कि मैगी बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही है तो उसने हैरान होते हुए मैगी से पूछा, आप इतनी ज्यादा शांत कैसे हो सकती हो? क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? टीना का सवाल सुनकर मैगी ने उसी से सवाल करते हुए पूछा, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? मैगी का यह सवाल सुनकर टीना ने उससे कहा, वो लड़की एक अनजान लड़की है और हम लोग उसे जानते भी नहीं हैं। अगर वह यहाँ पर भैया को कोई नुकसान पहुंचाने आई होगी तो आप बाहर जाकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती? टीना की बात सुनकर मैगी ने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट को वहीं पास की टेबल पर रख दिया और फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, तुम सही कह रही हो, मुझे बाहर जाकर एक बार चेक करना चाहिए। मैगी की बात सुनकर टीना ने एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा, हाँ, आपको अब भी जाना चाहिए और उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। इतना कहकर टीना मैगी को स्टडी रूम के बाहर की तरफ धकेलने लगी और उसे थोड़ा तेज आवाज में बोली, अब मुझे बाहर जाकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैगी दीदी खुद ही उस लड़की को उठाकर बाहर फेंक देगी। टीना ने जोर से जरूर बोला था, पर यह बात शायद मैगी ने नहीं सुनी थी। टीना आराम से मैगी को जाते हुए पीछे से देख रही थी और इस वक्त उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। वहीं दूसरी तरफ रेहान अभी भी मोना को आइलैंड दिखा रहा था और लगभग आइलैंड दिखाने के बाद वे दोनों वापस घर की तरफ आने के लिए मुड़ ही थे कि तभी उन लोगों को मैगी अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। मैगी को अपने पास आता हुआ देखकर रेहान ने उससे पूछा, मैगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने जवाब देते हुए कहा, मैं काफी देर से स्टडी रूम में डॉक्यूमेंट ही चेक कर रही थी और ये सब काम करते करते मैं बहुत ज्यादा भी हो गई, इसीलिए कुछ देर वॉक करने के लिए बाहर आ गई। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, मैं तो खुद तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें बाहर आकर नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, पूरे दिन उस स्टडी रूम में मत रहा करो। वैसे भी इस वक्त बहुत ज्यादा काम नहीं है। इनफैक्ट रेहान को तो लगता था कि उसे खुद कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त रेहान के अंडर में बहुत सारी कंपनी और फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी है और उन सब के लिए रेहान ने अलग अलग लोगों को मैनेजमेंट के लिए रखा हुआ था। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते थे जिन्हें रेहान को खुद चेक करना होता था। अगर बात मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट को अच्छे से चेक करने की हो या फिर कोई और जरूरी काम हो तो रेहान खुद कभी भी ये सब कुछ चेक नहीं करता था। वो सारे डॉक्यूमेंट मैगी को दे दिया करता था और मैगी ही ये सब कुछ चेक करके रेहान को बताती थी। इस वक्त मैगी के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड था। एक तो उसे रेहान के हिस्से का भी काम करना पड़ता था और दूसरा रेहान की सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ता था। अगर मैगी को यह सब काम संभालने के लिए बचपन में स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग नहीं दी गई होती तो शायद कोई ऑर्डिनरी इंसान तो इतना सब कुछ नहीं सहन कर पाता और कब का ये काम छोड़कर चला जाता। तभी मैगी ने रेहान की तरफ देखकर उससे पूछा, बॉस ये कौन? इस वक्त मैगी बहुत ही डाउट के साथ अपनी दोनों सख्त आंखों से मोना को देख रही थी। मैगी को यह बात पता थी कि रेहान की फैक्ट्री में एक रोबोट को तैयार किया जा रहा है।
हालांकि उसे यह बात नहीं पता थी कि रेहान उसे अपने साथ यहाँ ले आया है और वह मोना ही है। यह बात मैगी को अभी तक नहीं पता थी, क्योंकि वह आज सुबह से स्टडी रूम में ही काम कर रही थी। तभी रेहान को कुछ याद आया और उसने अपने सिर पर हल्की सी टपरी मारते हुए कहा, अरे हाँ मैगी, मैं तो तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया, ये मोना है। जैसे ही मैगी ने रेहान के मुंह से अपने सामने खड़ी लड़की का नाम सुना तो उसने और ज्यादा हैरान होते हुए और कंफ्यूज होते हुए रेहान से पूछा। मोना भले ही दूसरे लोग इस बात को ना बता पाए कि सामने खड़ी लड़की कौन है, पर मैगी को जो स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी उस हिसाब से उसका जजमेंट और नजरिया दोनों ही आम लोगों से बहुत अलग था। उसने ध्यान से मोना को देखा और उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि मोना के साथ कुछ तो अजीब है। मैगी इस वक्त बहुत ध्यान से अपने सामने खड़ी हुई मोना को देख रही थी और उसे देखकर मैगी को समझ आ रहा था कि मोना का शरीर कुछ अलग है और कुछ अजीब है, पर उसे एग्जैक्टली यह बात समझ नहीं आ रही थी कि इसमें आखिर क्या अजीब है। उसे बस मन ही मन में एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि उसके सामने खड़ी यह लड़की मोना नॉर्मल नहीं है। मैगी ने अपने मन में सोचा कि टीना बिल्कुल सही कह रही थी, यह लड़की मोना सही नहीं है, कुछ तो इसके साथ अजीब है और इसके लिए उसे इस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ रेहान ने जब मैगी के कंफ्यूज एक्सप्रेशन देखे तो उसने लगभग उसे थोड़ा छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें मोना कुछ अजीब लग रही है? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत हाँ भरते हुए कहा, बॉस पता नहीं क्यों, पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह मिस मोना कहाँ से आई है? मैगी का सवाल सुनकर रेहान ने हंसते हुए उससे कहा, मैगी सच में तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा पहनी और तेज है, इसीलिए तो तुम तुरंत पहचान गई कि कुछ गलत है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मोना कोई इंसान नहीं है। जैसे ही मैगी ने रेहान की बात सुनी तो वह एकदम दंग रह गई और उसने हैरानी से कहा, क्या मैगी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसके बॉस रेहान उसे अचानक से इतना बड़ा शॉक दे देंगे और इतनी बड़ी बात इतने आराम से कह देंगे। मैगी अपने दिमाग में कुछ सोच रही थी। तभी मैगी की हैरानी देखकर रेहान ने तुरंत उसे एक्सप्लेन करते हुए, नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा कहने का वह मतलब नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता रहा था कि मेरे साथ जो लड़की इस वक्त खड़ी है वो कोई इंसान नहीं है। रेहान की बात सुनकर मैगी और ज्यादा कंफ्यूज हो गई और उसने कंफ्यूज होते हुए रेहान से कहा, बॉस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैगी ने रेहान से अपना सवाल तो पूछ लिया था, पर इस वक्त उसे इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि वह लगातार रेहान से सामने खड़ी हुई लड़की के बारे में कुछ ना कुछ पूछे जा रही है और सामने खड़ी हुई लड़की मोना किसी भी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही है। वह बस रेहान के बगल में खड़ी है और चुपचाप इन दोनों को बातें करते हुए देख रही है। यह बात मैगी को और भी ज्यादा एबनॉर्मल लग रही थी। मैगी का सवाल सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में अभी तक समझ में नहीं आया? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं कुछ टाइम पहले अपने साथ 3 बायोनिक डॉग लेकर आया था? मोना भी बिल्कुल उसी तरह है, इसे रजत ने बनाया है और यह एक बायोनिक रोबोट है। जैसे ही मैगी ने रेहान की बात सुनी तो एकदम हैरान हो गई और उसने हैरानी से थोड़ा तेज कहा, बट ऐसा नहीं हो सकता बॉस, ये सच में ये टर्मिनेटर है। हमेशा शांत रहने वाली मैगी भी रेहान की बात सुनकर आज बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। बायोनिक मैकेनिकल डॉग को एक नजर में भी पहचाना जा सकता है, पर कोई रोबोट जो बिल्कुल मोना जैसा दिखता हो और जिसमें सब कुछ इंसानों जैसा नजर आ रहा हो, उसे पहचानना बिल्कुल मुश्किल था। मैगी ने एक गहरी लंबी सांस ली और फिर रेहान से कहा, तो इसीलिए मुझे मोना इतनी ज्यादा अजीब लग रही थी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए उससे पूछा, तुम्हें कहाँ से मोना अजीब लगी? मैगी ने रेहान का सवाल सुनकर जमीन में घास की तरफ मोना के फुटप्रिंट की ओर इशारा करते हुए कहा, मोना के फुटप्रिंट सही नहीं है। जिस तरह की मोना की बॉडी साइज है उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका वजन कितना होगा। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो अगर मोना एक नॉर्मल इंसान होती तो इसके फुटप्रिंट थोड़े गहरे होते, जबकि जमीन पर देखने से साफ पता चल रहा है कि इसके फुटप्रिंट के निशान बहुत ही ज्यादा गहरे हैं और इसीलिए मुझे इसे देखकर थोड़ा सा एबनॉर्मल फील हो रहा था। मैगी की बात सुनकर रेहान को अचानक ही यह बात समझ आई। रेहान को याद आया कि मैगी ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट है और इसीलिए मैगी ने एक नज़र देखते ही ये बता दिया कि मोना कोई इंसान नहीं है। मोना की हाइट 1.7 मीटर थी और उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी वेल प्रोपोर्शनेट था।
अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात की जाए तो इस हिसाब से एक नॉर्मल इंसान की बॉडी का वेट 80 से 90 किलो होगा। हालांकि मुना के साथ यह चीज अलग थी। उसका शरीर पूरी तरह से मशीनों से भरा हुआ था और उसमें अलग अलग तरह की धातु डाली गई थी। इसी वजह से टाइटेनियम निकल एलॉय होने के बावजूद भी मोना का शरीर बहुत ज्यादा भारी था और उसका टोटल वेट और भी ज्यादा था। इस वक्त रेहान के आसपास मैगी और मोना के अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए यह बात किसी को नहीं पता कि मैगी ने मोना को फुटप्रिंट से एक्सपोज कर दिया है। कुछ सोचकर रेहान ने मैगी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और भी अलग लग रहा है? अगर फुटप्रिंट को एक तरफ कर दे तो क्या तुम्हें लगता है कि आम इंसानों से मोना अलग लग रही है? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, यस बॉस, दूसरी चीज है पसीना। हम जिस आइलैंड पर रह रहे हैं यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा ट्रॉपिकल है। वैसे तो इस वक्त काफी शाम हो चुकी है और सूरज ढलने के बाद यहाँ हल्की हल्की हवा चलने लगी है, पर फिर भी यहाँ उमस बनी हुई है। बॉस, आप काफी देर से इस पूरे आइलैंड पर घूम रहे हैं। भले ही आप यहाँ हल्की वॉक कर रहे थे, पर फिर भी उमस की वजह से आपको काफी ज्यादा पसीना आ रहा है। पर अगर बात मोना की जाए तो मोना के शरीर पर ना सिर्फ पसीना आ गया है, बल्कि इसकी स्किन भी ड्राई होनी शुरू हो गई है और यह बात काफी ज्यादा अब नॉर्मल है। रेहान ध्यान से मैगी की एक एक बात को सुन रहा था और उसने अपने मन में सोचा कि वाकई मैगी हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा चौक रहती है और बहुत ध्यान से वह एक एक चीज को देख रही है, जबकि रेहान काफी टाइम से मोना के साथ था, पर फिर भी उसने इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया था। वहीं मैगी को आए हुए कुछ मिनट हुए थे और इतनी देर में ही उसने मोना को काफी ध्यान से ऑब्जर्व किया था और जो भी एनोरम चीज उसे दिखाई दी उसने तुरंत रेहान को बता दिया। रेहान ने मैगी का ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर एक गहरी लंबी सांस ली और खुद को रिलैक्स करने के बाद उसने दोनों हाथों को एक साथ बजाते हुए मैगी से कहा, मैं सच में इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता कि तुम एक सुपरगर्ल हो मैगी, और तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा शार्प है। रेहान से अपनी तारीफ होता हुआ देखकर मैगी का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया और उसने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, बॉस, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मैंने तो बस जो देखा वही आपको बताया, पर मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मोना एक रोबोट निकलेगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, ये उतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रही हो मोना। सिर्फ एक रोबोट नहीं है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारे गुण हैं। तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता, राइट? अभी कुछ देर पहले मैंने मोना से कहा कि वो मुझे अपनी कुकिंग स्किल सा दिखाएं और चाहे तो एक सिंपल डिश बनाकर ही मुझे दिखा दे, पर तुम विश्वास नहीं करोगी, इसकी कुकिंग देखकर हमारे शेफ माइकल ने भी इसके आगे हार मान ली। रेहान की बात सुनकर मैगी ने सरप्राइज होते हुए कहा, क्या ये खाना भी बना सकती है? मैगी को हैरान देखकर रेहान ने उससे कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, रजत पूरी तरह पागल है, तुम्हें पता भी है। उसने मोना के अंदर हर तरह की स्किल का डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया है। कुकिंग तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि एक बार अपने फाइटिंग मोड में आने के बाद ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। रेहान की बात सुनकर मैगी ने एक बार फिर से हैरान होते हुए कहा, मोना को फाइटिंग करना भी आता है। तभी रेहान ने एक्साइटेड होते हुए मैगी से कहा, तुमने सही सुना है, ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैं यही मेरी पर्सनल गार्ड बनेगी, इससे तुम्हें भी थोड़ा रिलैक्स होने का मौका मिल जाएगा। रेहान की बात सुनकर मैगी ने एक नजर उठाकर मोना की तरफ देखा, जो रेहान के बगल में चुपचाप खड़ी थी, और उसके बाद उसने रेहान के एक्साइटेड लुक को देखा। पता नहीं क्यों, पर इस वक्त उसे मन ही मन में थोड़ा सा बुरा लग रहा था और वह थोड़ा सा दुखी भी हो गई थी। अचानक से मैगी ने अपना सिर ऊपर किया और रेहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, बॉस, मैं मोना से कम्पीट करना चाहती हूँ। जैसे ही रेहान ने मैगी की बात सुनी तो उसने सरप्राइज होते हुए कहा, क्या कम्पीट? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि तुम मोना से फाइट करना चाहती हो? रेहान का सवाल सुनकर मोना ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी करते हुए कहा, यस बॉस। मैगी का कंफर्मेशन सुनकर रेहान ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए उसे मना करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम शायद मुझसे मजाक कर रही हो। अरे मोना एक रोबोट है और यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तुम थोड़ा सा भी कहीं चूक गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। रेहान को इस वक्त मैगी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि वह जानता था कि एक रोबोट से फाइटिंग करना कंप्लीटली अपनी लाइफ को डेंजर में डालना है, और रेहान अच्छे से जानता था कि अगर मोना और मैगी के बीच लड़ाई हुई तो मैगी ही हारेगी। हालांकि जैसे ही मैगी ने रेहान की बात सुनी तो वह और ज्यादा मन ही मन उदास हो गई। उसे इस वक्त मन में ऐसा लग रहा था कि वह अब रेहान पर बोझ बन चुकी है और रेहान के लिए पूरी तरह से यूजलेस है। साथ ही साथ इस वक्त मैगी को ऐसा भी लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो चुका है, जो वह एक मशीन से जलस हो रही है और उससे लड़ने की कोशिश कर रही है।
मैगी जानती थी कि मोना सिर्फ एक मशीन है, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसे मन ही मन इस वक्त मोना से जलन हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मोना रेहान की बॉडीगार्ड बन गई तो रेहान मैगी को पूरी तरह से भूल जाएगा। मैगी ने एक बार फिर रेहान से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना भी ख्याल रखूंगी और इस बात का भी ध्यान रखूंगी कि मेरे किसी भी मूव से मोना को कोई नुकसान ना हो। मैगी की बात सुनकर रेहान ने फिर से अपना सिर ना में हिलाते हुए उसे मना कर दिया और कहा, मुझे डर है कि शायद यह तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट में खुद अपनी आंखों से इसे देखा था। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। यह एक हाथ से 1000 किलो से भी ज्यादा वजन उठा सकती है और यह बात बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली है। रेहान की बात सुनकर मैगी ने इस बार अपनी बात रखते हुए रेहान से कहा, सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, लड़ने के लिए फाइटिंग स्किल का आना जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोना मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और फिर बॉस आप चाहते हैं कि आगे चलकर मोना आपकी बॉडीगार्ड बने, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इसमें इतनी एबिलिटी है कि यह आपकी बॉडीगार्ड बने और आपको प्रोटेक्ट कर सके। इस वक्त मैगी की आवाज में थोड़ी सी सख्ती थी जिसे रेहान भी देख सकता था। मैगी की बात सुनने के बाद रेहान के पास उसे मना करने के लिए कोई भी कारण नहीं था, इसीलिए उसने इस बार उसे मना नहीं किया और सहमत होते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो तुम मोना के साथ फाइट कर सकती हो। रेहान ने एक बार मोना की तरफ देखा और उससे कहा, मैगी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें किस वक्त खुद को रोकना है और अपनी फाइटिंग को अडैप्ट करना है? रेहान की कमांड सुनकर मोना ने तुरंत सहमत होते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड। मोना की इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई थी। जीरो की वजह से मोना आराम से घूम फिर सकती थी और हर तरह का डिसीजन ले सकती थी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे ऐसा करने की ताकत दे रही थी। रेहान ने अभी तक मैगी और मोना को फाइटिंग करने की इजाजत दे दी थी और साथ ही साथ मोना को यह कमांड भी दिया था कि वह किसी भी हाल में मैगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जिसे मोना ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई लेवल की थी। रेहान की सहमति मिलते ही मैगी ने तुरंत अपना कोड निकाल दिया और नीचे उसने जो वेस्ट पहनी हुई थी उससे खुद को रिलैक्स करने लगी ताकि वह अच्छे से फाइटिंग कर सके। वहीं दूसरी तरफ मोना ने इस वक्त स्पोर्ट्स वेयर पहना हुआ था जो उसके बनते ही उसे पहना दिया गया था। इस वक्त मोना बहुत शांति से मैगी को ही देख रही थी। मैगी ने मोना से पूछा, मैं फाइटिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्या तुम तैयार हो? मैगी का सवाल सुनकर मोना ने तुरंत उससे कहा, एनी टाइम। मोना का जवाब सुनकर मैगी ने उससे कहा, वेरी गुड। इतना कहकर मैगी जल्दी ही अपने फ्लेक्सिबल फिगर के साथ मोना की तरफ बढ़ गई। रेहान ने तो ध्यान से देखा भी नहीं था कि मैगी किस तरह से आगे बढ़ रही है और पलक झपकते ही मैगी ने मोना का एक हाथ उसके पीछे की तरफ मोड़कर पकड़ लिया। उसने इस वक्त एंटी जॉइंट टेक्निक का इस्तेमाल किया था। उसके इस मूव की वजह से मोना हिल भी नहीं पा रही थी और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह मैगी सक्सेसफुल हो गई थी। इस वक्त मोना का पूरा शरीर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंगल में बेंड हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ रेहान का कलेजा उसके गले में आ चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बस इसी बात की चिंता हो रही थी कि कहीं मोना मैगी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और रही बात मोना की, तो रेहान को उसकी कोई चिंता नहीं हो रही थी क्योंकि मोना के लिए जिंदा करने वाली कोई बात ही नहीं थी। अगर मैगी ने मोना को नुकसान पहुंचा दिया और इस वजह से मोना का कोई पार्ट डिसेंबल भी हो गया तो भी रजत और बाकी लोग मिलकर तुरंत उसे फिक्स कर देंगे। रेहान को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो इस वक्त मैगी, जिसने मोना के एक हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर पकड़ा हुआ था, वह अगले ही पल मोना को पलटने की कोशिश कर रही थी, पर उससे पहले ही उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए। मैगी ने जिस तरह से मोना का हाथ पीछे की तरफ बांधकर पकड़ा हुआ था, उस पर अगर थोड़ा सा और जोर लगाया जाए तो कोई भी नॉर्मल इंसान का हाथ टूटने का डर रहता है, पर मोना एक मशीन थी, इसीलिए उसे मैगी के इतना तेज पकड़ने पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई और उसने एक अजीब तरह से अपनी पोजीशन बनाई और अगले ही पल खुद को मैगी से आजाद करवा लिया और मैगी को देखने लगी। मैगी समझ गई थी कि उसने लापरवाही की है। मैगी ने मोना को एक नॉर्मल इंसान समझने की गलती की थी और इसी वजह से इस वक्त मोना उसके हाथ से छूट गई थी और यह मैगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही पल कुछ सोचकर मैगी ने तुरंत पीछे की तरफ गुलाटी मारी और नीचे झुक गई ताकि मोना के अटैक से बच सके। सिर्फ रेहान ने अपनी पलकें झपकाई थी और मैगी के एक्सप्रेशन अगले ही पल बहुत ज्यादा सीरियस हो गए क्योंकि अभी अभी मोना ने जो काउंटर अटैक किया था उससे उसकी पावर को देखकर मैगी थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। रेहान ने जैसे कहा था, मोना का एक पंच 1000 किलो से ज्यादा का है
और शायद कहीं ना कहीं मोना इस वक्त मैगी को रेहान के बॉडीगार्ड अजय से भी ज्यादा भयंकर लग रही थी और डरावनी भी, क्योंकि अजय बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसका एक पंच 500 किलो से कम का नहीं होता था। अगर देखा जाए तो इस हिसाब से मोना अजय से भी 2 गुना ज्यादा ताकतवर थी। और इसमें भी जो बात और भी ज्यादा डरावनी थी वह यह थी कि मोना का शरीर देखने में अजय से बहुत ज्यादा छोटा था। मैगी हमेशा से अपनी फाइटिंग स्किल को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रही थी, पर आज उसे पता था कि उसके सामने खड़ी हुई फाइट या मोना कोई इंसान नहीं है बल्कि मशीन है, और इसीलिए उसने अपना सारा ध्यान मोना पर लगा दिया और उसे हराने की कोशिश करने लगी। अगर ताकत की बात की जा तो मैगी मोना से इस मामले में कम थी, और यही सोचकर मैगी ने खुद को कॉन्फिडेंट देते हुए कहा कि अगर वह ताकत में मोना से नहीं जीत सकती है तो उसे स्किल्स में उससे जीतना होगा। फिलहाल तो मैगी को हर हाल में सबसे पहले खुद को मोना से बचाना था, ताकि वह मौका मिलने पर मोना पर अटैक कर सके। लगभग 1 मिनट में ही मैगी ने खुद को इन सब से निकालने के लिए 100 से ज्यादा तरीके सोच लिए थे। मोना के काउंटर अटैक से बचने के बाद उसने तुरंत खुद को मोना की तरफ पलटा और एक लंबी जंप लगा दी, जिससे उसके और मोना के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। एक लंबी गहरी सांस लेकर मैगी ने खुद को रिलैक्स किया और फिर से मोना की तरफ बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ जब मोना ने देखा कि मैगी उसकी तरफ बढ़कर आ रही है तो उसने एक सिंपल रेसलिंग मेथड का इस्तेमाल करने का सोचा और अपनी तरफ बढ़ते हुई मैगी को रेसलिंग हक करने की कोशिश करने लगी। हालांकि जैसे ही अगले पल मैगी उसके पास आने लगी तो मैगी ने जल्दी से अपनी स्ट्रेटजी बदल दी और जमीन पर लेट गई, और फुटबॉल प्लेयर्स की तरह उसने जल्दी से घुटनों के बल जाकर मोना का एक पैर पकड़ लिया और अपने पूरे दम से उसे नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करने लगी। जल्दी ही मोना ने अपना बैलेंस खो दिया और वह नीचे लॉन में बिछी हुई घास पर गिर गई। इस वक्त एक और बार मैग जीत गई थी, पर फिर भी उसने खुद को संभाला और अपनी जीत का जश्न मनाने की बजाय वह जल्दी से खड़ी हुई और खुद के और मोना के बीच की दूरी को उसने और ज्यादा बढ़ा दिया। एक ऐसी रोबोट से लड़ाई करते वक्त उसकी ताकत का अंदाजा लगा पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। उस रोबोट से कॉम्बैट लड़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर मोना का एक हाथ भी गलती से भी मैगी को लग गया तो शायद मैगी को बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। मैगी जल्दी ही अपनी जगह से खड़ी हो गई, पर उससे ज्यादा फुर्ती इस वक्त मोना में थी। इसीलिए मैगी के खड़े होने से पहले ही मोना अपनी जगह पर एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई। मोना की ऐसी फुर्ती देखकर रेहान भी एक बार के लिए दंग रह गया। अगले ही पल मोना और मैगी दोनों ही एक दूसरे से फाइटिंग करने लगी और एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करने लगी, जैसे कोई पहलवान एक दूसरे को पीछे की तरफ गिराने की कोशिश करता है। और फिर कुछ देर बाद दोनों ही अलग हो गई। इस वक्त मैगी किसी तितली की तरह मोना के आसपास उड़ रही थी, क्योंकि उसका शरीर बहुत ज्यादा लचीला था। जैसे जैसे मोना और मैगी की लड़ाई बढ़ती जा रही थी उतना ज्यादा मैगी मोना की ताकत को समझती जा रही थी। उसे भी अच्छे से पता था कि मोना एक रोबोट है और उसके साथ ताकत में जीत पाना बिल्कुल नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ मोना भी अच्छे से जानते थे कि जब तक उसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज है तब तक उसका स्टैमिना बिल्कुल भी कम नहीं होगा और वही आराम से अपने दुश्मन से लड़ सकेगी। वहीं दूसरी तरफ मैगी एक जीती जागती इंसान थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह कितनी ज्यादा ताकतवर थी या किस स्किल के साथ इस वक्त मोना से लड़ाई कर रही थी। पर जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही थी उसका स्टैमिना कम पड़ता जा रहा था और वह थकती जा रही थी। मैगी को जल्दी ही एहसास हो गया था कि वह अपनी इस खेल के साथ और ज्यादा मोना पर अटैक नहीं कर सकती है और उसे इस वक्त कोई ऐसा अल्टीमेट मूव करना होगा जिससे वह मोना पर भारी पड़ सके। जल्दी ही मैगी ने अपने दिमाग में कुछ सोचा और उसने जल्दी ही फिर से मोना पर अटैक कर दिया। और अटैक करते वक्त उसने मोना के सिर को बहुत तेज प्रेस किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मोना उस पर ज्यादा जोर से अटैक ना कर दे। मोना ने बहुत मुंह से अपना एक हाथ ऊपर की तरफ किया, पर बिल्कुल किसी चिड़िया की तरह ऊपर से इतनी तेज मैगी ने अपने दूसरे हाथ से मोना का गला पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे वह एक बार फिर से ग्राउंड पर जाकर गिर गई। अगर मोना कोई नॉर्मल इंसान होती तो अब तक उसकी गर्दन फ्रैक्चर हो चुकी होती, पर क्योंकि वह एक रोबोट थी इसीलिए उसे असल में ना ही तो दर्द हो रहा था और ना ही उस पर किसी तरह का कोई खास असर हुआ था। मोना एकदम ठीक थी और उसने अगले ही पल खड़े होकर तुरंत काउंटर अटैक मैगी पर कर दिया। उसने बहुत जल्दी ही मैगी के कंधे को पकड़ा और अपने पैरों से उछलकर बहुत तेज उसके कंधे पर वार कर दिया। इस वजह से मैगी का कंधा थोड़ा सा ज्यादा दर्द करने लगा और दर्द की वजह से मैगी किसी भी तरह की कोई भी टेक्निक मोना को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। अभी भी मोना ने बहुत तेज मैगी का कंधा पकड़ा हुआ था, जिस वजह से मैगी किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। मैगी ने बहुत कोशिश की
पर वह खुद को मोना की गिरफ्त से छूटा नहीं पाए। अगले ही पल ना जाने कैसे पर मैगी की आंखों में खून उतर आया था और उसने अपनी पूरी कोशिश करके अपने दोनों हाथों को इतनी तेज स्ट्रेच आउट किया कि उसके दोनों हाथ मोना के सिर पर आ गए और उसने कसकर उसे पकड़ लिया। मैगी ने अपने मन में सोचा कि भले ही उसके सामने खड़ी हुई लड़की एक रोबोट है, पर फिर भी इस रोबोट का सबसे जरूरी हिस्सा इसकी गर्दन है, क्योंकि गर्दन पर किसी भी तरह का कोई भी मैटर शिफ्ट कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। और इस जगह पर सबसे ज्यादा जॉइंट होते हैं जो एक इंसान के लिए अपनी गर्दन को इधर उधर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर इस जगह पर अटैक किया जाता है तो चाहे इंसान हो या रोबोट, वो जल्दी ही डैमेज हो जाएगा और इधर उधर किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा। मैगी ने अपने शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा किया और बहुत तेज मोना की गर्दन को ट्विस्ट करने लगी। और वाकई इस वक्त उसकी गर्दन ट्विस्ट होने से एक आवाज आ रही थी। वही दूसरी तरफ मोना ने अभी भी मैगी के कंधों को काफी तेज पकड़ा हुआ था। मैगी अपनी पूरी ताकत लगाकर मोना को गर्दन से पकड़कर आगे की तरफ जमीन पर पटकने की कोशिश कर रही थी। तभी एक तेज आवाज मुन्ना और मैगी के कानों में गूंजी, दोनों अभी और इसी वक्त रुक जाओ। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रेहान की थी, क्योंकि अगर उसने इस वक्त इन दोनों को नहीं रोका होता तो शायद बहुत देर हो जाती। भले ही मोना को ज्यादा नुकसान नहीं होता, पर मैगी को बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी और रेहान ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही मोना को रेहान का ऑर्डर सुनाई दिया तो उसने तुरंत अपने हाथों को मैगी के कंधे पर से हटा लिया और उसे अपनी गिरफ्त से फ्री कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रेहान का ऑर्डर सुनकर मैगी ने भी तुरंत अपने हाथों को मोना के गर्दन से हटाया और एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। इस वक्त मैगी काफी तेज सांस ले रही थी, जिसकी वजह से साफ पता चल रहा था कि उसने अपनी बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से वह थक चुकी है। तभी रेहान ने उनसे कहा, ठीक है, बहुत हो गया। अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ती रही तो जरूर तुम लोगों को चोट लग जाएगी। रेहान ने दोनों का नाम इसीलिए लिया था क्योंकि अगर मोना की बॉडी को कोई डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं उसे फिक्स करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था। रेहान की बात सुनकर मैगी ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से रेहान से बोली, बॉस, मैं पहले ही मोना की ताकत को समझ चुकी हूँ और यह आपकी गार्ड बनने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है। मैगी की बहुत सुनकर री ने उसने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि मोना मेरी गार्ड बनने के लिए क्वालिफाइड है, पर मुझे मोना के साथ साथ तुम्हारे प्रोटेक्शन की भी उतनी ही जरूरत है, इसीलिए तुम्हें मोना से जलन महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मैगी ने रेहान की बात सुनी तो उसका चेहरा शर्म से थोड़ा सा लाल हो गया और उसने तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहा, नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही मैगी ने रेहान की बात सुनी तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपनी बात को रखते हुए कहा, नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे और मोना से कहा, चलो अब वापस मैनर चलते हैं। इतना कहकर तीनों वापस रेहान के मैनर की तरफ जाने लगे। तभी रास्ते में घर जाते वक्त बार बार मैगी मोना को देख रही थी, जो उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। रेहान ने भी इस बात को नोटिस किया था, इसीलिए उसने मैगी से पूछा, क्या हुआ, तुम उसे बार बार क्यों देख रही हो? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने रेहान से कहा, बॉस, मुझे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि मोना एक रोबोट है। मैगी की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, इसमें विश्वास न करने वाली क्या बात है, अगर मैंने कहा है तो सच ही है। एक मिनट, मैं तुम्हें अब भी कुछ दिखाता हूँ। और इतना कहकर रेहान तुरंत पीछे की तरफ पलटा और मोना को देखकर उसे ऑर्डर देते हुए बोला, टर्न ऑन एन द पावर सोर्स ऑन नंदी हेड। रेहान की कमांड मिलते ही मोना ने तुरंत कमांड एक्सेप्ट करते हुए कहा, यस बॉस। और इतना कहकर बैक कोट अगले ही पल मोना के माथे पर एक पतली लकीर दिखाई देने लगी और जल्दी ही उसका पूरा सिर चारों तरफ से खुल गया। जैसे ही मैगी ने अपने सामने का यह नजारा देखा तो वह पहले तो एक बार के लिए डर गई, पर फिर हैरानी से को देखने लगी। उसने मोना के सिर को ध्यान से देखा, जहां पर एक बड़ी सी बैटरी को फिट किया गया था और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर भी लगे हुए थे। अब जाकर कहीं मैगी को विश्वास हो रहा था कि उसके सामने खड़ी हुई लड़की मोना सच में एक रोबोट ही है। जल्दी ही तीनों वापस घर आ गए और यहाँ आने के बाद रेहान ने मैगी को इंस्ट्रक्शन दिया कि वह जल्दी से एक कमरा मोना के लिए अरेंज करें। वैसे तो मोना एक रोबोट थी और उसे किसी भी पर्सनल कमरे या जगह की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर उसकी असली पहचान को छुपाए रखने के लिए रेहान चाहता था कि उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे किसी नॉर्मल इंसान को नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के दौरान ट्रीट किया जाता है। वैसे तो मोना को ना ही आम इंसानों की तरह नींद आती थी और ना ही वह सोती थी। एक बार अगर उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो वह 15 दिन तक लगातार काम कर सकती थी।
पर फिर भी बैटरी खत्म होने के बाद उसे चार्ज करने के लिए उसके पर्सनल कमरे का होना जरूरी था। मोना की बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी भी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। उसकी बॉडी में एक वायरलेस चार्जिंग डिवाइस था, जिससे मोना के अंदर जो बैटरी थी उसे आराम से चार्ज किया जा सकता था। रेहान को बस उस कमरे में एक वायरलेस चार्जिंग डिवाइस को इंस्टॉल करवाने की जरूरत थी। उसके बाद मोना की बैटरी अपने आप चार्ज हो जाएगी। इस तरह से मोना की आइडेंटिटी को छुपाना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। रेहान का मैना बहुत ज्यादा बड़ा था और कभी कभी ही लोग यहाँ पर रेहान से मिलने के लिए आते थे। रेहान जब तक चाहता तब तक आराम से मोना की आइडेंटिटी को छुपाकर रख सकता था और लोगों को किसी भी तरह से इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलने वाला था। मोना का कमरा अरेंज करने के बाद मैगी वापस से रेहान को ढूंढने लगी, ताकि अगर रेहान को कोई काम हो तो मैगी तुरंत उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके। और जैसे ही मैगी पीछे मुड़ तो उसने देखा कि उसके आधे रास्ते को टीना ने ब्लॉक कर रखा है और मुंह बनाकर बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ ही देख रही है। टीना ने गुस्सा होते हुए मैगी से कहा, मैगी दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ भी सोचकर उस मोना को यहाँ से भगाए, फिर आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? आप यहाँ आकर उसके लिए कमरा सेट कर रही हैं। टीना की बात सुनकर और उसका गुस्सा देखकर मैगी को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें मोना पसंद क्यों नहीं आ रही है। तुम अभी अभी उससे मिली हो, राइट? मैगी की बात सुनकर टीना ने उससे कहा, मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद क्यों नहीं करती, पर मैं जब से मोना से मिली हूँ वह मुझे कुछ अजीब सी लगती है। टीना की बात सुनकर मैगी अपने मन में सोचने लगी कि तुम्हें तो वह सिर्फ अब नॉर्मल लग रही है। तुम कभी सोच भी नहीं पाओ कि वह इंसान नहीं बल्कि रोबोट है और बॉस नहीं चाहते हैं कि उनका यह राज किसी को भी पता चले। इसीलिए मैं तुम्हें फिलहाल मोना की सच्चाई नहीं बता सकती हूँ। और फिर तुम अब भी बच्ची हो। अगर तुम्हें इन सब के बारे में मैंने बता भी दिया और अगर गलती से भी तुम्हारे मुंह से यह बात बाहर किसी ने सुन ली तो बॉस के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। यही सब सोचकर मैगी ने मुस्कुराते हुए टीना से कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मोना अच्छी लड़की है और तुम्हें पता है उसे सब कुछ आता है। और फिर मैं हूं ना यहाँ पर उस पर नजर रखने के लिए। तुम बहुत ज्यादा मत सोचो, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी और मोना की आगे जाकर बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है। इतना कहकर मैगी ने प्यार से टीना के कंधों पर हाथ रखा और वहां से चली गई। मैगी की बात सुनकर एक बार तो टीना भी हैरान हो गई, पर मैगी के जाने के बाद वह खुद से ही बड़बड़ा हुए मोना के लिए कुछ कहती रही। और फिर जब उसे लगा कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है तो वह अपना पैर पटक हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अपने स्टडी रूम में रेहान बैठ कर उन सारे डॉक्यूमेंट को देख रहा था जिन्हें अभी अभी कुछ देर पहले मैगी अरेंज कर रही थी। इन डॉक्यूमेंट को देखने के बाद रेहान को एहसास हुआ कि वह एक अच्छा बॉस बनने के लायक नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे एसेट उसके नाम से थे जिन्हें संभालने के लिए उसने सारा बोझ मैगी के कंधों पर डाल दिया था। तभी रेहान ने देखा कि अभी अभी उसके स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर मैगी अंदर आए हैं और मैगी को देखकर रेहान ने थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहे हैं मैगी। मुझे तो पता भी नहीं था कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो बॉस होने के नाते मुझे करने थे और मैं उन सब का भार तुम पर डालकर अब आराम से अब लाइफ एंजॉय कर रहा था। रेहान की बात सुनकर मैगी ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, आपके काम के बर्डन को शेयर करना मेरा काम है बॉस, आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैगी की बात सुनकर रेहान ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं कह सकती हो, मेरी गलती है जिसे मैं मानना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। वैसे मैं पूछना भूल ही गया, तुम्हें इन सब में कोई परेशानी तो नहीं है ना? रेहान ने अभी तक बस टेबल पर रखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट ही पढ़े थे और तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए एक पूरे स्टॉक पर गई जहां और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट का बंडल रखा हुआ था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि मैगी अकेली बहुत ज्यादा काम करती है। वहीं दूसरी तरफ रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा और फिर रेहान से कहा, हाँ बॉस, एक बात थी, आपने आज ही 50 बिलियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर किए थे और अब आपके पास अकाउंट में 0 बिलियन से भी कम कैश पड़ा है। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे पूछा, हाँ मैं जानता हूँ, वैसे क्या तुम्हें किसी चीज के लिए पैसों की जरूरत थी? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत पास में रखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट को उठाया जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुए थे और फिर रेहान को उन्हें देते हुए कहा, यस बॉस, क्या आपको याद नहीं है कि आपने कुछ टाइम पहले सेट पर सारे एम्प्लॉय को वेकेशन पर जाने के लिए कहा था? वे सब लोग जल्दी ही वापस आ रहे हैं। डायरेक्टर नवीन ने मुझसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास एक नई स्क्रिप्ट के लिए आइडिया है। जब वह वापस आएंगे तो हमें उसके बारे में डिटेल से बताएंगे।
वो जल्दी ही अपनी नई मूवी की शूटिंग शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए हमें फंड की जरूरत पड़ेगी। मैगी की बात सुनकर रेहान की बोए ऊपर चढ़ गई। उसे याद आया कि उसकी दूसरी मूवी की सुपर सक्सेस के बाद और उस मूवी से बिलियन रुपए कमाने के बाद रेहान बहुत ज्यादा खुश था और इसीलिए उसने मूवी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज को पेड वेकेशन पर भेज दिया था। जैसे ही उसने सुना कि अब ये सब लोग वापस आ रहे हैं तो वह भी थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि सेकेंड मूवी के बाद रेहान काफी टाइम बाद अपने सारे एम्प्लॉय से मिलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ रेहान को इस बात की खुशी थी कि नवीन के पास फिल्म बनाने के लिए एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि रेहान की दोनों मूवी बैक टू बैक हिट हुई थी, इनफैक्ट सुपर हिट हुई थी। और रेहान अपने मन में सोच रहा था कि दोनों मूवी की हाई सक्सेस के बाद उसे तुरंत एक और मूवी को बनाकर रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सब लोग बहुत उम्मीदों के साथ स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ देख रहे थे। कुछ सोचकर रेहान ने मैगी से पूछा, कितने पैसों की जरूरत है? अभी रेहान का यह सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, डायरेक्टर नवीन ने मुझे फोन पर बताया था कि इस मूवी में वह काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं और इस फिल्म में वो चाहते हैं कि फिल्मिंग की लेटेस्ट मूवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए वे नडी इफेक्ट 124 के HD एंड क्वालिटी के लिए 124 फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। डायरेक्टर नवीन चाहते हैं कि इस मूवी से वह कुछ ऐसे क्रिएट करें जो फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री में आज से पहले कभी नहीं हुआ। जैसे ही रेहान ने मैगी की बात सुनी तो उसने जो चाय की एक भूत अभी अभी अपने मुंह में ली थी वो तुरंत हैरानी से उसके मुंह से बाहर आ गई। रेहान अपने मन में सोचने लगा कि अब कौन सा नया रिकॉर्ड और मिरेकल दिखाना है। डायरेक्टर नवीन को अच्छा होगा अगर वह बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। जब से डायरेक्टर नवीन की दोनों मूवी सुपरहिट हुई थी तब से फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर नवीन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और वह अपनी फिल्म को बेस्ट बनाने के लिए हर कोशिश करना चाहते थे। ये बात ठीक है कि डायरेक्टर नवीन ने डायरेक्टली रेहान से इस बारे में बात नहीं की थी, बल्कि रेहान की पर्सनल असिस्टेंट और बॉडीगार्ड मैगी के थ्रू ये बात रेहान तक पहुंचाई थी। और शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टर नवीन को रेहान से थोड़ा डर लगता था और वह जानते थे कि मैगी अपी किसी तरीके से रेहान तक उनकी बात को पहुंचा देगी। डायरेक्टर नवीन को इस बात का डर था कि अगर उसने पर्सनली खुद आकर रेहान से इस बारे में बात की तो रेहान उनके मुंह खोलने से पहले ही उन्हें लात मारकर वहां से भगा देगा। इसीलिए उन्होंने अपना सेफ कार्ड खेला और सारी बात मैगी से कह दी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने लगभग अपनी आंखों को गोल गोल घुमाया और फिर मुंह बनाते हुए बोला, डायरेक्टर नवीन ने क्या कहा? उन्हें कितने पैसे चाहिए? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने उससे कहा, फिलहाल तो इनिशियल तौर पर उन्हें 2 बिलियन रुपए चाहिए। जैसे ही री ने मैगी के पास सुनी तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने लगभग अपना मुंह आधा खोलकर हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? वैसे तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट बाकी मूवी से काफी ज्यादा था, पर फिर भी बिलियन रुपए बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट थी, वह भी सिर्फ एक मूवी बनाने के लिए। हालांकि रेहान के लिए ये रकम कोई बड़ी बात नहीं थी, पर फिलहाल रेहान रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड और इंडस्ट्रियल आइलैंड पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था और इसीलिए 2 बिलियन बात सुनकर रेहान हैरान हो गया। मैगी की बात सुनकर रेहान बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि डायरेक्टर नवीन बहुत महंगी मूवी बनाने की बात कर रहे थे, जो कि फिलहाल रेहान के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वह बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा था। मैगी ने जब रेहान को थोड़ा परेशान देखा तो उसने रेहान से कहा, बॉस अगर आप कहे तो मैं डायरेक्ट नवीन को कह देती हूँ कि वह अभी नई मूवी बनाने का आइडिया कुछ टाइम के लिए टाल दे। मैगी की बात सुनकर रेहान ने एक बार के लिए उसके बारे में सोचा, फिर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम लोग इस मूवी को बनाएंगे। वैसे भी सिर्फ बिलियन रुपए की बात है, राइट? अगर मैं इन्वेस्ट इस वक्त नहीं कर पाता हूँ तो क्या हुआ, दूसरे लोग तो कर सकते हैं। मैगी को रेहान की बात समझ नहीं आई और उसने सवालिया नजरों से रेहान से पूछा, बॉस मैं समझ ही नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैगी का सवाल सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ। आजकल फिल्म में कोई भी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टर नहीं होता है। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ किसी फिल्म को बनाते हैं। मुझे लगता है मुझे एक बार अमन और जुनैद से बात करनी चाहिए, वो लोग इस मूवी को बनाने में जरूर इंटरेस्टेड होंगे। रेहान की पिछली 2 मूवी की वजह से रेहान के साथ साथ जुनैद को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन की वजह से उसने कमीशन के तौर पर बहुत पैसा कमाया था। हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट अमन को भी हुआ था, क्योंकि उसका एक अच्छा खासा होटल था और साथ ही साथ बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी था जहां पर रेहान की फिल्म की शूटिंग की गई थी। इस वजह से उसे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था। हालांकि ज्यादातर सारा प्रॉफिट रेहान और जुनैद को ही मिला था।
रेहान ने अपने मन में सोचा कि जरूर इस बात से अमन को थोड़ी जलन हो रही होगी, क्योंकि रेहान की दोस्ती की वजह से अमन, जिसने अपना फिल्म स्टूडियो और होटल का खाना और स्टे फ्री में दिया था, बहुत कम पैसे लिए थे। उसको रेहान से कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ था। अमन को सिर्फ एक ही फायदा हुआ था, और वो यह कि रेहान की दोनों फिल्म बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, और इस वजह से अमन का फिल्म स्टूडियो भी बहुत पॉपुलर हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री में ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। अगर बैक टू फिल्म एक ही स्टूडियो की हिट हो जाती है तो बाकी के कंपोजर्स एंड फिल्म मेकर्स इस बात को काफी सीरियसली लेते हैं, और इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म के हिट होने में बाकी चीजें भी मायने रखती हैं। बस लोगों को इस बात से मत मतलब था कि रेहान की बनी हुई दोनों हिट फिल्में अमन के फिल्म स्टूडियो में प्रोड्यूस हुई थी। इसका मतलब साफ था कि जिस जगह पर अमन का स्टूडियो बना हुआ है वो जगह बहुत ही लकी है, और यहाँ पर जो भी काम किया जाता है वो सब बहुत पॉपुलर होता है। इस तरह का अंधविश्वास या फिर विश्वास अगर एक बार शुरू हो जाता है तो चाहकर भी कोई इस तरह की चीज़ को नहीं रोक पाता है, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही किसी भी बात को बहुत बड़ी बना देते हैं। इसीलिए जब रेहान की फिल्म अमन के स्टूडियो में पूरी तरह से प्रोड्यूस हो गई थी तो उस वक्त किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। पर जब इन्हीं दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया तो फिल्म इंडस्ट्रीज के लगभग सब लोग पागल हो गए। हर किसी को अमन का यह स्टूडियो स्वर्ग लग रहा था, और साथ ही साथ एक खजाना भी जहां से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता था। बड़े बड़े डायरेक्टर और फिल्म इन्वेस्टर्स ने इस जगह पर अपनी नज़र बना ले आई। पहले अमन का यह स्टूडियो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। हाँ, वो बात अलग थी कि उसका ताजमहल 5 स्टार होटल इस पूरे शहर में बहुत ज़्यादा फेमस था, और गुप्ता परिवार का बेटा होने की वजह से इस पूरे शहर पर उसका राज भी चलता था। पर रेहान की दोनों फिल्म हिट होने के बाद से एक के बाद एक बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने अमन के स्टूडियो पर अपनी बुकिंग कर ली, और साथ ही साथ अमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, और यह कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लंबे टाइम के लिए साइन किया गया था। इस तरह से अगर देखा जाए तो भले ही अमन ने रेहान और जुनैद की तरह एक बार में डायरेक्टली पैसे नहीं कमाए थे, और उसे उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था, पर फिल्म हिट होने के बाद उसके स्टूडियो का नाम इतना ज़्यादा हो गया था कि उसने तभी से आने वाले टाइम के लिए एक लंबा खजाना खोल लिया था, और उसे अब उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। इस वक्त रेहान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और ना ही उसे कोई बेहतर आइडिया आ रहा था। इसीलिए जब रेहान के सबऑर्डिनेट डायरेक्टर नवीन ने एक नए प्रोजेक्ट के लिए रेहान से पैसे मांगे तो रेहान को अपने दोस्तों की याद आ गई, और उसे यह आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे रेहान पर अकेले बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, और उसके दोनों दोस्त भी इस मूवी से अच्छा पैसा कमा पाएंगे। यही सब सोचकर रेहान ने जल्दी से अपना फ़ोन ऑन किया, और उसमें एक ग्रुप चैट को ओपन करते हुए एक मैसेज टाइप किया। डायरेक्टर नवीन जल्दी ही एक नया मूवी प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, क्या तुम लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हो? रेहान के इस ग्रुप में सिर्फ 3 लोग ही थे। पहला रेहान खुद था, और 2 और जुनैद और अमन थे। रेहान ने जैसे ही मैसेज किया तो कुछ देर बाद सबसे पहले अमन का मैसेज आया। रेहान में तो कब से आपके इस मैसेज का इंतजार कर रहा था। अगर आप खुद मुझे यह मैसेज नहीं करते तो शायद मैं कभी भी इतने अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाता। अमन हमेशा से एक बिंदास लड़का था, और उसके लिए पैसों से ज्यादा दोस्ती मायने रखती थी, और रेहान और जुनैद से अमन ने सच्ची दोस्ती की थी, जिनके लिए वह कुछ भी कर सकता था। भले ही रेहान की फिल्म से अमन को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, पर फिर भी उसने कभी भी इस बारे में रेहान से कोई शिकायत नहीं की थी। अगर किसी ने इस बात पर गौर किया हो तो एक बात रेहान के साथ सबसे ज्यादा अच्छी थी कि रेहान ने जो प्रोडक्शन टीम बनाई थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अमन और जुनैद का साथ था, क्योंकि अगर यह दोनों इस अनजान शहर में रेहान का साथ नहीं देते तो शायद रेहान इतनी अच्छी फिल्म को प्रोड्यूस कभी नहीं कर पाता। खास करके तब जब रेहान को अपनी पहचान और अपनी रियल आइडेंटिटी पूरी दुनिया से छुपानी थी। जैसे ही रेहान, जुनैद और अमन तीनों एक साथ आए तो इन लोगों ने न सिर्फ एक अच्छी टीम बना ली थी, बल्कि तीनों ही एक दूसरे के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो रहे थे। दोस्ती भले ही कितनी ही गहरी क्यों ना हो, पर फिर भी तीनों ही बिजनेसमैन थे, और तीनों को ही पता था कि बिजनेस में रिश्तों के साथ साथ पैसा कमाना भी जरूरी था। इसीलिए रेहान का मैसेज देखते ही अमन ने तुरंत इस मैसेज का जवाब दे दिया। रेहान ने जब अमन का मैसेज देखा तो उसने सरप्राइज होते हुए कहा, अमन, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताए? अगर तुमने मुझे यह बात पहले बता दी होती तो तुम भी मेरी पहली 2 मूवी में इन्वेस्ट कर सकते थे। रेहान की बात सुनकर अमन ने दांत दिखाते हुए एक इमोजी भेजी, और फिर रेहान से कहा, रेहान, आप इतने ज्यादा अमीर है कि आपके सामने मूवी में इन्वेस्टमेंट करके पार्टनरशिप करने की बात अपने आप में एक मजाक है। मैं कैसे आपके साथ पार्टनरशिप करने की बात कर सकता था?
अमन का मैसेज देखकर रेहान ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अब आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास अब और ज्यादा पैसे नहीं हैं। चलो साथ मिलकर एक मूवी बनाते हैं। जुनैद, जो हर वक्त शांत रहता था, जैसे ही उसने अपने फोन पर इतने सारे मैसेज देखे तो वह थोड़ा सा घबरा गया और उसने मैसेज करते हुए कहा, मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम क्या गया, आप दोनों ने मैटर भी सॉल्व कर लिया, मुझे भी अपने साथ काउंट कर लो, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ काम करूंगा। जैसे ही अमन और जुनैद ने रेहान का मैसेज देखा तो दोनों ने हैरान होते हुए एक साथ मैसेज करते हुए पूछा, रेहान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके पास और ज्यादा पैसे नहीं हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। अमन और जुनैद का मैसेज देखकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने मन में सोचा कि नील के बाद अमन और जुनैद ही है जो मेरा बहुत ज्यादा साथ देते हैं, और अब मुझे किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों का मैसेज देखकर रेहान ने जवाब देते हुए कहा, तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मैंने इन दिनों बहुत सारी नई इंडस्ट्री डेवलप की है और उसमें मेरा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, और इतनी जल्दी इतने कम टाइम में मेरे पास वहां से इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं आ सकता है। रेहान की बात सुनकर अमन ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी भी लिक्विड फंड के तौर पर 10 बिलियन से ज्यादा रुपए है। अगर आप चाहे तो कभी भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जुनैद ने भी तुरंत रेहान से कहा, हाँ रेहान, मेरे पास भी फंड है, आप जब चाहे तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो अमन और जुनैद दोनों ने ही पहले से रेहान के साथ रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के प्रोजेक्ट पर काफी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। हालांकि इतने टाइम बाद धीरे धीरे उनके पास इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आना शुरू हो गया था, और इस वक्त उन दोनों के हाथ में 10 बिलियन से ज्यादा लिक्विड फंड अवेलेबल था। अमन और जुनैद की बात सुनकर रेहान के दिमाग में अचानक से ही अपनी सुपर फैक्ट्री का ख्याल आया, जिसे वह इस वक्त इंडस्ट्रियल आइलैंड पर डेवलप कर रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि उसने पहले अपने इन दोनों दोस्तों को इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं पूछा। रेहान भले ही बायोनिक रोबोट के बारे में इन लोगों को ना बताए, पर फिर भी सुपर बैटरी प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक कार के बारे में फिलहाल रेहान इन दोनों से शेयर कर सकता था। और रही बात बायोनिक रोबोट की, तो ऐसा नहीं था कि रेहान को इन दोनों पर विश्वास नहीं था, पर फिलहाल रेहान अपने इस ट्रम्प कार्ड को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ मुश्किलें भी आ सकती थी, जिसमें रेहान फिलहाल के लिए अपने इन दोनों दोस्तों को शामिल नहीं कर सकता था और ना ही इनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता था। बाकी के सारे प्रोजेक्ट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और आगे चलकर सबको ही इस प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। रेहान ने उन लोगों से कहा, अगर तुम लोग चाहो तो तुम दोनों मेरे इंडस्ट्रियल आइलैंड की सुपर फैक्ट्री के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि फिलहाल के लिए हम सिर्फ मूवी के बारे में बात करते हैं। जैसे रेहान ने अपनी बात कही तो अमन ने बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहा, सुपर फैक्ट्री, ये नाम तो सुनकर ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। रेहान, मुझे आपसे इस बारे में डिटेल में बात करनी है। तभी जुनैद ने भी कहा, हाँ रेहान, पहले मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में आराम से बात करेंगे। इन दोनों की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसे शुरू करने के लिए कम से कम 2 बिलियन रुपए चाहिए। चलो पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिस्से के बारे में बात कर लेते हैं। रेहान की बात सुनकर अमन ने तुरंत कहा, सिर्फ बिलियन रुपए, इसमें बात करने की क्या बात है? मैं और जुनैद दोनों 1 बिलियन रुपए इन्वेस्ट करेंगे और हम दोनों 30% पर शेयर्स होल्ड करेंगे और बाकी जो बचेगा वो आपका होगा। राइट। जुनैद अमन की बात सुनकर जुनैद ने तुरंत अपनी सहमति दे दी, पर रेहान इससे सहमत नहीं था। रेहान की बात सुनकर अमन ने डायरेक्ट उससे कहा, कम ऑन रेहान, इसमें सोचना क्या है? स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपके एम्प्लॉय दे रहे हैं, वही काफी है। लास्ट में रेहान को इनकी बात माननी ही पड़ी। तभी कुछ सोचकर अमन ने रेहान से कहा, रेहान, क्या आपको याद है कि मैंने बहुत पहले ही आपको इस ब्लैक टेक्नोलॉजी को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा था, पर आपने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। अमन की बात सुनकर रेहान को याद आया कि जीरो की बात जब अमन को पता चली थी तो मैंने उसे बहुत कहा कि वो तुरंत इसे कॉपीराइट करवाकर इससे रिलेटेड एक इंडस्ट्री शुरू कर ले, पर उस वक्त रेहान ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि अब रेहान को अपनी बायोनिक रोबोट आर्मी तैयार करने के लिए पैसों की जरूरत थी और इसके लिए उसे अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को जल्दी पूरा करना था, जिससे उसके पास पैसे आने शुरू हो सके और वह उनका इन्वेस्टमेंट अपनी आर्मी बनाने में कर सके। रिसर्च इंस्टीट्यूट को बायोनिक रोबोट्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्शन लाइंस की डिजाइन्स के लिए 50 बिलियन की फंडिंग कर दी गई थी,
50 बिलियन की फंडिंग कर देने के बाद रेहान के पास सिर्फ बिलियन रुपए ही बैलेंस में रह गए थे। इन 0 बिलियन रुपए में से भी रेहान को 1 बिलियन रुपए अपने डेली एक्सपेंस और इमरजेंसी नीड्स के लिए सेव करने थे। इन सभी खर्चों को निकाल देने के बाद रेहान के पास सिर्फ 50 बिलियन रुपए ही रह गए थे। इसलिए रेहान अब सिर्फ इतने ही रुपए यूज कर सकता था और इंडस्ट्रियल आइलैंड के अर्ली स्टेजेस के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जाना था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। और अब फैक्ट्री की मैं बॉडी भी बनकर तैयार हो गई थी, पर इनमें अभी भी बहुत से काम किए जाने बाकी थे, जिसमें वाटर प्रोडक्शन लाइन, रॉ मटेरियल एंड मार्केट के बाद की स्टेजेस के लिए फंडिंग करना बाकी था। और इन सभी इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 50 बिलियन रुपए काफी नहीं थे और इन सब में सिर्फ न्यू इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन लाइन के लिए ही 10 बिलियन से ज्यादा रुपए की जरूरत थी। हालांकि न्यू इलेक्ट्रिक का के जो ज्यादा जरूरी पार्ट्स नहीं थे, उन पार्ट्स को बनाने के लिए यह लोग किसी और मैन्युफैक्चरर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते थे ताकि इन सब खर्चों को थोड़ा कम किया जा सके। पर रेहान ऐसा कुछ भी करने का प्लान नहीं कर रहा था, क्योंकि इस तरह का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग मेथड उनके गले की हड्डी बनकर फंस सकता था। इतनी महंगी कार के लिए जब इतना खर्चा किया ही जाना था, तो थोड़े बहुत रुपए को बचा करके और बेस्ट क्वालिटी की जगह थोड़ी हल्की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज करके के रिस्क क्यों ही लेना था। इसलिए रेहान ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था। और फिर अब तो रॉ मटेरियल भी परचेस किए जाने थे, इसलिए रेहान के लिए इस वक्त ये ज़रूरी था कि वह फैक्ट्री के सभी प्रोडक्ट्स खुद से मैन्युफैक्चर करें। इन सभी खर्चों की कैलकुलेशन कर लेने के बाद इन सब काम को पूरा करने के लिए कम से कम 100 बिलियन रुपए की ज़रूरत थी, तब जाकर ये सारे काम कंप्लीट किए जा सकते थे। बेसिकली इसे ऐसा कहा जा सकता था कि रेहान के पास अभी सिर्फ 50 बिलियन रुपए थे और उसे इन सभी कामों को कंप्लीट करने के लिए अभी भी 50 बिलियन रुपए की जरूरत और थी। और अगर इस बची हुई अमाउंट को पूरा करने के लिए अमन और जुनैद दोनों मिलकर भी इन्वेस्ट करें और रेहान की हेल्प करें, तब भी यह अमाउंट कम ही पड़ने वाला था। तभी रेहान ने कहा, मेरे पास अभी सिर्फ 50 बिलियन रुपए ही है, पर मुझे अभी भी 50 बिलियन रुपए की जरूरत और है। क्या तुम दोनों के पास इतने रुपए नहीं हैं? पहले रेहान ने यह सोचा था कि वो इंडस्ट्रियल आइलैंड के लो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में बिलियन रुपए इन्वेस्ट करेगा और जब ये प्रोडक्ट मार्केट में एंटर होगा और फंड्स का फ्लो बैक स्टार्ट हो जाएगा, तो रेहान फिर इजीली बायोक रोबोट के प्रोडक्शन लाइन पर काम स्टार्ट कर देगा, क्योंकि तब तक रेहान के अकाउंट का बैलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि रेहान ने जो भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था और जो चेंजेस इसमें किए गए थे उससे पहले ही बाकी के चेंजेस हो गए थे, क्योंकि रेहान ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट के मैच्योर बायोनिक रोबोट टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी डेवलप करना पड़ जाएगा। रेहान अभी भी इम्पेशेंटली प्रोडक्शन लाइन की डिजाइनिंग को स्टार्ट करने की तैयारी कर रहा था। पैसों की कमी की वजह से रेहान रिसर्चर्स के एक्साइटमेंट को दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए रेहान ने इन कामों के लिए पहले 50 अरब रुपए ही अप्रूव किए थे। इससे रिसर्चर्स के मन में यह एक्साइटमेंट बना रहेगा कि उनकी तरफ से एटलीस्ट काम तो स्टार्ट कर दिया गया है और उसके लिए चाहे आधी ही सही पर फंडिंग तो कर ही दी गई थी। रेहान जानता था कि इस साइंटिफिक रिसर्च के लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, पर इस वक्त नॉलेज से भी ज़्यादा ज़रूरी इंस्पिरेशन थी, क्योंकि सिर्फ नॉलेज का होना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उस नॉलेज को यूज़ करने के लिए लोग भी होने चाहिए, जिसके लिए इंस्पिरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। हालांकि इनपेशन बस थोड़े टाइम के लिए ही होती है, पर अब जब रजत और बाकी सभी लोग इंटेलिजेंट प्रोडक्शन लाइन के लिए इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो इस वक्त यही बेहतर होगा कि इसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए। और अगर वह लोग इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में लेट हो गए, तो शायद वह लोग अपना अटेंशन उस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से नहीं लगा पाएंगे और इससे चीज़ें और भी ज़्यादा डिले हो जाएंगी। यह बात श्योर थी कि जब रेहान ने अमन और जुनैद को फंड की कमी की बात कही थी, तो ये सुनते ही एक बार के लिए तो वो दोनों भी टेंशन में आ गए थे और उनका सिर दर्द करने लग गया था। तब अमन ने जुनैद से कहा, जुनैद, मुझे लगता है कि मैं 15 अरब रुपए प्रोवाइड करवा सकता हूँ और तुम कितने रुपए प्रोवाइड करवा सकते हो? अमन की बात सुनकर जुनैद ने अमन से कहा, मैं भी अभी 15 अरब रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यह मेरे खुद के रुपए है, पर अभी भी हमें 20 बिलियन रुपए की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए, शायद वह हमारी इसमें कुछ हेल्प कर दे। जुनैद की बात सुनकर अमन ने तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया और जुनैद से कहा, बिल्कुल नहीं जुनैद, हम तीनों तो पैसों से खेलने वाले लोग हैं। हमने आज तक इन सब में अपनी फैमिली को कभी इवॉल्व नहीं होने दिया, तो हम आज इतने से रुपए के लिए अपनी फैमिली को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं? और इन सब में हम इस बार भी एक्सेप्शन नहीं हो सकते। हमें जो करना होगा हम खुद के दम पर कर लेंगे, पर अपनी फैमिली को इवॉल्व नहीं करेंगे। इस वक्त रेहान को भी सिर दर्द होने लग गया था। रेहान ने अमन और जुनैद से कहा, तो हमें अब क्या करना चाहिए? हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले?
क्या हमें कुछ प्रोडक्ट्स को कम कर देना चाहिए? अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स को हटा देंगे तो इससे फाइनेंशियल प्रेशर भी हो जाएगा। रेहान की बात सुनने के बाद भी अमन ने ना में अपना सिर हिला दिया और उसने रेहान से कहा, नहीं नहीं रेहान, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पूरी की पूरी इकोलॉजिकल है। हम इंडस्ट्री चेन की तरफ बायस नहीं हो सकते हैं, हमें इसे अब पूरी तरह से ही डेवलप करना होगा। अमन की बात सुनकर जुनैद ने भी सहमत होते हुए रेहान से कहा, अमन बिल्कुल सही कह रहा है रेहान, हमारे पास अब एडवांस टेक्नोलॉजी है। जितना जल्दी हम अपनी टेक्नोलॉजी को मार्केट में रिलीज करेंगे उतना जल्दी हम मार्केट टेक ओवर कर पाएंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी जगह हमारे कंपट ले लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वह हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट से रिप्लेस कर देंगे। इसलिए हमें कैसे भी करके अपने कंपस को हमसे आगे नहीं निकलने देना है, और ना ही हम अपने प्रोडक्ट को किसी और के प्रोडक्ट से रिप्लेस होने दे सकते हैं, और उसके लिए हमें अपने सारे एफर्ट्स इसमें डालने होंगे। जुनैद की बात सुनकर अमन भी बहुत ज़्यादा एंसिस हो गया और उसने जुनैद से कहा, तो हम अभी भी फ़ोन पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं अभी वहाँ आता हूँ, हम सब मिल करके ही इस बारे में बात करते हैं। तभी जुनैद ने स्माइल करते हुए अमन से कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो अमन, क्या यह आपके लिए अब भी कन्वीनियंट है? रेहान, क्या हम तीनों इस बारे में अभी मिलकर बात कर सकते हैं? जुनैद की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, इसमें इनकन्वीनियंट होने वाली क्या बात है? जुनैद, तुम लोग अभी आ जाओ, हम तीनों अभी मिलकर इस बारे में बात कर लेते हैं। बात पूरी हो जाने के बाद कॉल कट हो गई। थोड़ी ही देर बाद रेहान के हिम आइलैंड के एयरपोर्ट पर 2 प्राइवेट प्लेन आकर लैंड हो गए। अमन और जुनैद हमेशा हज्जू में नहीं रहते थे, कभी कभी वो लोग लंबे टाइम के लिए बाहर भी चले जाते थे, और अभी भी वह थोड़े टाइम से बाहर गए हुए थे क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ नहीं रहती थी। हालांकि रेहान के प्रोजेक्ट के लिए अमन और जुनैद अपने सभी काम बीच में ही छोड़कर रेहान के पास जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी उसके मैना आ गए थे। प्लेन से उतरने के बाद अमन ने जब देखा कि रेहान उनका वेलकम करने के लिए उनकी तरफ आ रहा था, तो अमन ने हंसते हुए और रेहान के पास जाकर उससे कहा, रेहान, कितना टाइम हो गया ना हमें एक दूसरे से मिले हुए, पर आप मिलने के मामले में इतने कंजूस क्यों हैं? क्या आपको हमारी याद नहीं आती? अमन की बात सुनने के बाद रेहान ने हंसते हुए अमन से कहा, क्या सच में मैं ऐसा हूँ? तभी अमन ने हंसते हुए रेहान से कहा, हाँ रेहान, और आप तो आजकल रात को बहुत ज्यादा बिजी रहने लग गए हैं, आपको थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अमन की बात सुनने के बाद रेहान ने अमन से कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे जैसा हूँ? तभी अमन ने एक लंबी सांस भरते हुए रेहान से कहा, पहले आप मुझ जैसे नहीं थे रेहान, पर अब तो आप मुझसे भी बेहतर फन करने लग गए हैं। जुनैद भी अब तक प्लेन से उतरकर रेहान और अमन के पास आ गया था। तभी जुनैद ने अमन से कहा, मजाक करना बंद करो अमन, ये अब भी मजाक का टाइम नहीं है। रेहान सच में इस दौरान बहुत ज्यादा व्यस्त थे। जुनैद की बात सुनकर रेहान को थोड़ा गिल्ट महसूस होने लगा क्योंकि आज रेहान बिल्कुल भी बिजी नहीं था और ना ही वह कोई काम कर रहा था। तभी रेहान ने अमन और जुनैद को ग्रीट करते हुए कहा, लेट्स गो, क्या तुम्हें सारी बातें यही करनी है? चलो मैन में आराम से बैठकर बातें करते हैं। रेहान की बात सुनने के बाद अमन ने अपने हाथों से इशारा करते हुए रेहान से कहा, नहीं रेहान, पहले हम आपके इंडस्ट्रियल आइलैंड पर चलते हैं, मैनाबाद में चल लेंगे। प्लेन से आते वक्त हमने वहाँ कुछ देखा था इंडस्ट्रियल आइलैंड पर, तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अमन ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी जुनैद ने भी रेहान से कहा, यस कार्तिक, अमन बिल्कुल सही कह रहा है। थोड़े टाइम पहले तक तो यह आइलैंड बिल्कुल सुनसान था और वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं थी, पर अब उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर पूरा का पूरा टाउन ही बन गया है। इंडस्ट्रियल आइलैंड हिमा आइलैंड के जस्ट पास में ही था, और जब अमन और जुनैद प्लेन से हिमा आइलैंड आ रहे थे तो उन्होंने बीच में इंडस्ट्रियल आइलैंड को भी देखा था, और जैसे ही उन दोनों की नज़र इंडस्ट्रियल आइलैंड पर पड़ी तो अमन और जुनैद दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि थोड़े ही टाइम में पूरा का पूरा आइलैंड ही चेंज हो गया था और इस बारे में अमन और जुनैद दोनों को ही कोई आइडिया नहीं था। और जब रेहान ने देखा कि अमन और जुनैद इंडस्ट्रियल आइलैंड के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो रेहान के पास भी उनकी विश को पूरा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहा। इसलिए रेहान ने अपने हाथ से इशारा करते हुए अमन और जुनैद से कहा, तो चलो चलते हैं, फिर इंडस्ट्रियल आइलैंड पर हम वहाँ पर बोट लेकर चलते हैं। तभी अमन ने रेहान से कहा, रेहान, तब तो हमें भी बोट लेकर आइलैंड पर आना होगा, यह सच में बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट है। अमन की बात सुनने के बाद रेहान ने अपनी आंखों को घुमाते हुए अमन से कहा, तुम्हें क्या लगता है अमन, मुझे वहाँ पर ऐसे जाना अच्छा लग रहा है? मेरे पास अब इतने रुपए नहीं हैं कि मैं यहाँ से इंडस्ट्रियल आइलैंड पर जाने के लिए एक ब्रिज बनवा सकूं। इतना कहने के बाद अमन, रेहान और जुनैद
तीनों बोट में बैठ गए और इंडस्ट्रियल आइलैंड के डॉक पर पहुंच गए। हालांकि इंडस्ट्रियल आइलैंड पर जो कंस्ट्रक्शन का काम था वह ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था, पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अभी भी वहां पर आ जा रहे थे। इंडस्ट्रियल आइलैंड पर इस वक्त सभी तरह के व्हीकल्स कभी आ रहे थे तो कभी जा रहे थे, और जो शिप्स गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रही थी वह भी बस गुड्स को यहाँ पर पहुंचाने के काम में लगी हुई थी, और यह काम बस चलता ही जा रहा था। इंडस्ट्रियल आइलैंड के इस बिजी सीन को देखकर अमन और जुनैद बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी अमन ने रेहान से कहा, रेहान आप सच में बहुत ज्यादा जीनियस है। रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के साथ इंडस्ट्रियल आइलैंड का यह प्रोजेक्ट बिल्कुल धरती और स्वर्ग जैसा लग रहा है। अमन की बात सुनने के बाद रेहान ने अमन से कहा, ऑफ कोर्स ये तो लगना ही था, दोनों ही बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स है। रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड एक टूरिज्म प्रोजेक्ट है तो वहीं इंडस्ट्रियल आइलैंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर इससे बेहतर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी किसी की हो भी नहीं सकती। और जैसे ही अमन और जुनैद इंडस्ट्रियल आइलैंड पर पहुंचे तो वह दोनों इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से चेंजेस हो चुके थे जिनके बारे में अमन और दोनों को ही कोई आइडिया नहीं था। पहले यह इंडस्ट्रियल आइलैंड बिल्कुल सुनसान था और यहाँ पर कोई हलचल नहीं होती थी, पर अब इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर पूरा टाउन ही शिफ्ट हो गया हो। जैसे जैसे अमन, जुनैद और रेहान इंडस्ट्रियल आइलैंड में सेंटर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर काम करने वाले सभी इंजीनियर्स रेहान को रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर रहे थे। तभी मनीष ने रेहान से कहा, बॉस क्या आप यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं? मनीष की बात सुनकर रेहान ने हाँ मैं अपना सिर हिलाते हुए मनीष से कहा, यस मैं यहाँ पर आज इंस्पेक्शन के लिए ही आया हूँ। मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए थैंक यू एंड आई होप कि तुम आगे भी इसी तरह अपना काम अच्छे से करोगे। अमन और जुनैद भी इस वक्त अपना सिरहा में हिला रहे थे और इंडस्ट्रियल आइलैंड को चारों तरफ से देख रहे थे। अमन और जुनैद तो अभी भी यहाँ का नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। तभी अमन ने सरप्राइज होते हुए रेहान से पूछा, रेहान मैं इस आइलैंड की फैसिलिटी को अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, और ये जो लंबा सटाव हमारे सामने बना हुआ है ये किसके लिए है? इसका यहाँ पर क्या यूज़ है? रेहान अमन की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए अमन से कहा, ओह अच्छा, टावर हमारे इस पूरे एंटायर्स का एनर्जी सेंटर है। यह एक जियोथर्मल पावर स्टेशन है। रेहान की बात सुनकर अमन ने हैरान होते रेहान से कहा, क्या सच में रेहान इतना बड़ा टावर पूरे आइलैंड का एनर्जी सेंटर है? तभी रेहान ने अमन को एक्सप्लेन करते हुए कहा, यस ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री तो बिना पावर के नहीं चल सकती, ना बिना पावर के फैक्ट्री किसी काम की नहीं है। हिजू का एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बहुत बहुत बड़ा है, इसलिए इससे होने वाले लॉसेस भी ज्यादा है। इन सबसे ज्यादा लॉसेस ना हो इसलिए हमने अपना ही एक पावर स्टेशन बिल्ड कर लिया है। और तभी जुनैद ने एक लंबी सांस लेते हुए रेहान से कहा, जियोग्राफिक एनर्जी यहाँ पर भी मिल सकती है? मैंने इसका यहाँ पर होना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपका ये प्रोजेक्ट सच में बहुत अच्छा है। रेहान जुनैद की बात सुनकर अमन ने भी रेहान से कहा, दैची में एक सुपर प्रोजेक्ट है। इंडस्ट्रियल आइलैंड इस लैंड से थोड़ी दूरी पर था। अगर रेहान एस के डिजर्टेड आइलैंड पर फैक्ट्री बनाता तो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम तो रेहान अपने आप ही सॉल्व कर लेता। हालांकि एक नॉर्मल पावर स्टेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाना था वह थोड़ा कम होता, और फ्यूचर में पावर जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रेहान को फ्यूल खरीदने की जरूरत पड़ती। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि पावर जनरेटर से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के मन में रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को लेकर एक अलग ही इमेज बन सकती थी। टूरिस्ट प्लेस पर हर उस छोटी चीज पर ध्यान देना होता है जिस पर टूरिस्ट का ध्यान जा सकता है, या इस बात पर ध्यान देना होता है कि कौन सी चीज टूरिस्ट को उस प्लेस के लिए अट्रैक्ट कर सकती है। तभी रेहान ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, इस पावर स्टेशन का इससे बड़ा बनना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। फॉर्चुनेटली इस आइलैंड पर जियोथर्मल एनर्जी है, इसलिए इसे पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। स्टार्टिंग में यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए जाने थे, पर इसके बाद भी आगे के स्टेजेस में यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट का खर्चा आना बाकी था। तभी अमन ने रेहान से कहा, इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही पूरा नहीं किया जा सकता। रेहान, अगर हमें यह प्रोजेक्ट पूरा करना है तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्टर्स पर भी काम करना होगा। जियोथर्मल पावर स्टेशन का काम ठीक से पूरा हो गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और इन दिनों जो एनर्जी सप्लाई होगी उसकी क्वांटिटी भी कम नहीं होगी, क्योंकि इन सब के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होगी। अमन की बात सुनकर रेहान ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, पर रेहान ने अमन और जुनैद को इस बारे में नहीं बताया था कि जियोथर्मल पावर स्टेशन भी एक्चुअली में एक ट्रांजिशनल प्रोजेक्ट था। जब रतिका का न्यूक्लियर फ्यूजन पावर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा तब जाकर ये जियोथर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट एक सुपर प्रोजेक्ट बन जाएगा।
हालांकि अभी इन सब के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा जल्दी था, पर जब तक रितिका का न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर यह टेक्नोलॉजी मैच्योर हो भी गई तब भी रेहान के पास इस वक्त